वेलकम डियर स्टूडेंट्स ऑन आरएस एकेडमी एकेट्यू। माई सेल्फ डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार। और आरएस एकेडमी एकेट्यू पर मैं इंजीनियरिंग फिजिक्स डिस्कस कर की है मैंने आप लोगों से। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम वन शॉर्ट वीडियो लेके आए हैं आपके लिए इंजीनियरिंग फिजिक्स से रिलेटेड। हमारा कोड BAS 101 और 201 है इंजीनियरिंग फिजिक्स का। तो हम सबसे पहले हमने आरएस एकेडमी एकेट्यू के प्लेटफॉर्म पर टोटल इंजीनियरिंग फिजिक्स का जो सिलेबस है वो हमने कवर कर लिया था। अब तक मैंने सारे ही डेरिवेशंस कराए हैं वहां, सारे मैंने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करवाई है, मैक्सिमम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मैंने वहां डिस्कस की हुई है। तो पेपर जो है अप्रोक्सीमेटली 90 to 95% या 95 to 98% पेपर जो है वहीं से आता है जो मैंने पढ़ाया है आपको। क्योंकि बच्चों देखो, मुझे भी 17-18 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैंने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपके टॉपिक्स को बहुत ही ज्यादा, जो भी आपके सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनको बहुत ज्यादा एलाबोरेट करके, उनको बहुत ज्यादा इजी वे में करके किस तरीके से पढ़ाया जाए, तो वो मैंने पढ़ाया है वहां पर आरएस एकेडमी एकेट्यू के हमारा जो ऐप है। तो हमारा जो ऐप है ये तो वन शॉट वीडियो है, क्योंकि कुछ बच्चों की डिमांड चल रही थी कि सर वन शॉट वीडियो करा दीजिए। तो वन शॉट वीडियो में क्या होता है कि रिवीजन क्लास होती है एक टाइप से। तो ये तो एक टाइप से रिवीजन क्लास है, लेकिन यदि आप डिटेल्ड में पढ़ना चाह रहे हैं तो डिटेल में आपको वहीं सारे लेक्चर्स और वहीं सारी जो हमारे PDF वगैरह है वो मिल जाएगी वहां पे। उसमें हमारी वीडियो भी है जो हमने पढ़ाया है, और उसके लेक्चर भी हैं उसमें, जो आपका PDF वहां से आप देख सकते हो उसको। तो आरएस एकेडमी एकेट्यू में आज हम आपको करवाएंगे यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 इंजीनियरिंग फिजिक्स की। यूनिट नंबर 1 यूनिट नंबर 2 के वन शॉर्ट वीडियो जो है ये बन रही है अब। तो आपको, यदि आपको डिटेल्ड पढ़ना है, आपको अच्छे मैक्सिमम मार्क्स चाहिए, तो आपको आरएस एकेडमी एकेट्यू पर जाना पड़ेगा। ये हमारे पास है आरएस एकेडमी एकेट्यू, आरएस एकेडमी एकेट्यू, आरएस एकेडमी एकेट्यू ये लिखा हुआ है ये वाला। और आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, प्ले स्टोर पे जाने के बाद आप आरएस एकेडमी एकेट्यू का जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लेंगे। आरएस एकेडमी एकेट्यू का ऐप डाउनलोड कर लिया, तो ऐप जो है आपका ब्लैक कलर का होगा, ब्लैक कलर का इस टाइप का ऐप होता है। ये हमारे ऐप का जो है सिंबल है। तो ऐप का सिंबल आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे ऐप। और ऐप डाउनलोड करने के बाद उसमें चूंकि मैंने अपनी तरफ से फिजिक्स में एक अच्छा ऑफर लगाया हुआ है, तो आप उस ऑफर के द्वारा वहां से लेक्चर्स आप ले सकते हैं आरएस एकेडमी एकेट्यू से। ठीक है, तो चलिए आज वन शॉट वीडियो हम आपकी डिस्कस करते हैं बच्चों। सबसे पहले मैंने बताया था आपको इनएडिक्वेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, क्योंकि फर्स्ट यूनिट क्वांटम मैकेनिक्स पहली यूनिट है। तो हमारी इंजीनियरिंग फिजिक्स में पहली जो यूनिट है वो है क्वांटम मैकेनिक्स, और क्वांटम मैकेनिक्स में सबसे फर्स्ट टॉपिक है इनएडिक्वेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, यानी कि क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या कमियां थी, क्या खामियां थी, जिसकी वजह से हमें क्वांटम मैकेनिक्स को लाना पड़ा। तो वो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे पास है, कहता है कुछ ऐसे एटॉमिक डायमेंशंस पर जो था, एटॉमिक डायमेंशंस पर, एटॉमिक रीजन्स पर जो क्लासिकल फिजिक्स थी वो फेल हो गई थी। स्पेक्ट्रा जो है उसको, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रा है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल्स जो है और गैस की जो थी स्पेसिफिक हीट, वो ज्यादा डेविएट कर रही थी। उसके बाद कहता है कि डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स, एटम्स का जो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। क्लासिकल फिजिक्स की बात कर रहा हूं। तो इसीलिए क्लासिकल फिजिक्स जो है उसको हमने डिने कर दिया, यानी कि उसको हमने इनएडिक्वेसी, उसमें कमी थी, उन कमियों को दूर करने के लिए हम क्वांटम मैकेनिक्स लेके आए। क्लासिकल मैकेनिक्स कुड नॉट हेल्प द फिनोमिना, जिनमें से कुछ ऐसे फिनोमिना थे जैसे कि हमारे पास है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये रहा, दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रमन इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट। ये तीन इफेक्ट तो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि कई बार पूछ लेता है इन तीनों इफेक्ट के बारे में कि कौन से, वो पूछ लेगा 2 नंबर का क्वेश्चन, यहां से 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है इससे। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा कि वो कहेगा कि बताइए कि कौन से ऐसे 2 इफेक्ट हैं जो इनएडिक्वेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स को शो करते हैं, जो क्वांटम मैकेनिक्स के द्वारा ही एक्सप्लेन होते हैं। कौन से 2 ऐसे फिनोमिना है, फिजिकल फिनोमिना, तो आप इनमें से 3 में से 2 लिख दीजिए कोई भी। उसके बाद कहता है क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स की इनएडिक्वेसी जो है वही क्वांटम मैकेनिक्स लेके आई, मतलब क्वांटम मैकेनिक्स को अस्तित्व में इन कमियों की वजह से ही लेके आना पड़ा। और कहता है कि हमारे पास जो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन फिनोमिना है उसको हम एक्सप्लेन करते थे किसकी सहायता से, वेव नेचर ऑफ रेडिएशन, लाइट की सहायता से, यानी कि रेडिएशन की हमने वेव नेचर मानी हुई थी, तो बताया उसने। बट अदर फिनोमिना सच एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, और फिनोमिना इलेक्ट्रो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, रमन इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है,
ऐसे फिनोमेना थे, उनमें हमने रेडिएशन की पार्टिकल नेचर को माना था। इसका मतलब रेडिएशन जो है वो ड्यूअल नेचर रखता है। तो इस टाइप से हम इनएडिक्वेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। कोई भी 2-3 पॉइंट पूछ सकता है आपसे 2 नंबर के, 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है यहां से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब आती है बात, असली मैन मुद्दे की बात है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, क्योंकि यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से 2 नंबर का क्वेश्चन कभी भी फंस सकता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन से। वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को पूछ भी सकता है कि व्हाट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन 2 नंबर में। तो सॉलिड्स व्हेन हीटेड, यहां पता है सॉलिड को जब गर्म किया जाता है तो उससे क्या होता है, उससे रेडिएशंस निकलता है, और उसकी जो वेवलेंथ है रेडिएशन की वो वाइड रेंज की होती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए सॉलिड को आपने गर्म किया तो उसका कलर चेंज होता है, और कलर चेंज होने के बाद क्या होता है उसके, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर को आप इंक्रीज करोगे तो कलर चेंज होगा। आप अपने गैस के चूल्हे को ही देख लीजिए, जब आप हल्की गैस रखोगे तो उसका कलर कुछ और होता है, जब आप तेज करोगे तो उसका कलर कुछ और हो जाएगा। तो कलर जो है वो चेंज होता रहता है। तो दिस कलर चेंज अपीयर्स फ्रॉम लो फ्रीक्वेंसी रीजन टू हायर फ्रीक्वेंसी रीजन। ये कलर का जो चेंज है ये टेम्परेचर जब इंक्रीज करोगे तो लोअर फ्रीक्वेंसी रीजन से हायर फ्रीक्वेंसी रीजन की तरफ मतलब इंक्रीज होता है। यानी कि पहले तो लो फ्रीक्वेंसी निकलेगी, फिर उसके बाद हाई फ्रीक्वेंसी भी निकलनी शुरू हो जाएगी जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, क्योंकि टेम्परेचर का सीधा संबंध जो है फ्रीक्वेंसी से है बच्चों। उसके बाद कहता है फॉर एग्जांपल इन मैनी केसेस इट चेंज फ्रॉम रेड टू ब्लू, ये रेड से ब्लू की तरफ को शिफ्ट होता है। यानी कि यदि आप पहले देखें तो पहले शुरुआत में जब टेम्परेचर कम होता है तो रेड नजर आती है आपको भट्टी में, फर्नेस में यदि आपको गेंद फेंक दे लोहे की और उसे गर्म करना शुरू करे तो पहले लाल होगी, फिर उसके बाद वो व्हाइट की होती नजर आती है, फिर वो नीली हो जाती है, तो वो रेड टू ब्लू होती चली जाती है। कहता है ना आइडियल बॉडी विच कैन एमिट्स एंड अब्सॉर्ब रेडिएशंस ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। एक ऐसी बॉडी जो अपने ऊपर इंसिडेंट रेडिएशंस को 100% एब्सॉर्ब कर लेती है, ऐसी बॉडी को हम कहते हैं ब्लैक बॉडी, और यही है हमारे पास ब्लैक बॉडी। तो इसकी डेफिनेशन भी हो गई एक ब्लैक बॉडी की। ब्लैक बॉडी इज एन ऑब्जेक्ट दैट ऑब्जर्व 100% ऑफ रेडिएशंस इंसिडेंट ऑन इट। ब्लैक बॉडी जो है वो अपने ऊपर 100% जो इंसिडेंट रेडिएशन होता है उसको एब्सॉर्ब कर लेती है। therefore it reflects radiation and appears perfectly black। और ये क्या करती है, ये किसी भी रेडिएशन को रिफ्लेक्ट नहीं करती, इसलिए परफेक्टली ब्लैक नजर आती है। क्योंकि रेडिएशन को कोई भी बॉडी जब रिफ्लेक्ट करेगी वो तभी स्थिति में नजर आएगी, वो तभी हमें नजर आती है। इट इज आल्सो ए परफेक्ट एमिटर ऑफ रेडिएशन, और ये परफेक्ट एमिटर ऑफ रेडिएशन है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एट पर्टिकुलर टेम्परेचर ब्लैक बॉडी वुड एमिट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर कोरस्पोंडिंग जो है वो एमिट करती है ब्लैक बॉडी। तो इस टाइप की बॉडी को हम ब्लैक बॉडी कहते हैं, कुछ प्रॉपर्टी थी, तो इसको आप ब्रीफली पढ़िए। नेक्स्ट, ये इसका ग्राफ है, एक ग्राफ आज ऑब्टेन बिटवीन द एनर्जी डेंसिटी एंड द वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर एज शोन इन फिगर। कहता है एनर्जी डेंसिटी और डिफरेंट टेम्परेचर के कोरस्पोंडिंग जो वेवलेंथ्स है उनका हमने ग्राफ यहां खींचा हुआ है। ये लैम्डा T1 कोरस्पोंडिंग के T1 टेम्परेचर के कोरस्पोंडिंग लैम्डा M1, T2 कोरस्पोंडिंग लैम्डा M2, T3 कोरस्पोंडिंग लैम्डा M3, T4 के कोरस्पोंडिंग लैम्डा M4 और T5 के कोरस्पोंडिंग लैम्डा M5। इस तरीके से देखिए, जब सबसे पहले टेम्परेचर कम था, कम टेम्परेचर पर जो मैक्सिमम एनर्जी थी डिस्ट्रीब्यूटेड वो यहां थी। जैसे टेम्परेचर को बढ़ाया तो मैक्सिमम एनर्जी थोड़ी सी शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ को शिफ्ट हुई। मैक्सिमम यहां मैक्सिमम एनर्जी थोड़ी सी शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ को शिफ्ट हुई जैसे टेम्परेचर बढ़ाया, और टेम्परेचर बढ़ाया तो मैक्सिमम एनर्जी और शिफ्ट हुई। यानी कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो मैक्सिमम एनर्जी जो है वो लोअर वेवलेंथ की तरफ को शिफ्ट होती है साहब। ये था यहां, दिस इज कहता है द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स क्या है हमारे, एट ए गिवन टेम्परेचर एनर्जी नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। किसी भी दिए टेम्परेचर पर एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती है साहब, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। शायद काम नहीं कर रहा, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है एनर्जी का, ठीक है। तो एनर्जी का वो तो है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए यहां से चली है एनर्जी और ऐसे गई है टेम्परेचर T1 के कोरस्पोंडिंग। The amount of radiant energy emitted is small at very short and very long wavelength। कहता है जो अमाउंट ऑफ एनर्जी का जो अमाउंट है वो बहुत शॉर्ट वेवलेंथ पर, बहुत लॉन्ग वेवलेंथ पर बहुत कम है। देखिए ग्राफ केवल और केवल यहां से उठता है और यहां मैक्सिमम हो जाता है, फिर उसके बाद यहां फिर मिनिमम हो जाता है। तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बहुत कम है। वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय द पीक ऑफ द कर्व। वेवलेंथ जो है वो किसी भी मैक्सिमम एनर्जी के कोरस्पोंडिंग वेवलेंथ पीक कर्व पर जाती है,
उसकी पीक को प्रदर्शित करती है, और कहता है शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ को जैसे टेम्परेचर कम होता है तो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ को शिफ्ट होती है, यानी कि लैम्डा एम इनटू टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज द रिलेशन एंड दिस इज कॉल्ड एज Wien displacement law। क्या कहते हैं उसको? Wien's displacement law। According to this law, this shows that the temperature increases, the black body emits the shorter wavelengths such that products of temperature T and maximum wavelength lambda m is also a constant। तो ये कह रहा है। अब नेक्स्ट, उसके बाद आती है हमारी स्टीफन्स लॉ। व्हाट इज स्टीफन्स लॉ? स्टीफन्स लॉ क्या दर्शाता है हमें? स्टीफन्स लॉ दर्शाता है हमें कि कोई भी ब्लैक बॉडी कितनी अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो है उसको एमिट करती है, इसे किस तरीके से डिफाइन करें? तो हमें पता है रेडिएटेड अमाउंट जो एनर्जी है वो E इज प्रोपोर्शनल है T की पावर 4। भाई जिस बॉडी का जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा वो उतनी ज्यादा एनर्जी रेडिएट करेगी बच्चों, ठीक है। अब जैसे क्योंकि कोई भी बॉडी जो है वो जितनी गर्म होगी उससे हीट उतनी ज्यादा रेडिएट होगी, तो बस स्टीफन्स लॉ जो है उससे रिलेटेड है। कहता है व्हेन अ ब्लैक बॉडी इज हीटेड इट एमिट्स रेडिएशन ऑफ ऑल पॉसिबल वेवलेंथ्स। हमें पता है कि कोई भी ब्लैक बॉडी जब गर्म की जाती है तो उससे ऑल पॉसिबल वेवलेंथ जो है वो निकलती है। अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स लॉ द टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी ऑफ ब्लैक बॉडी, किसी भी ब्लैक बॉडी के द्वारा टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो है जो एमिट होती है, एमिटेड रेडिएशन जो है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ड्यू टू ऑल वेवलेंथ्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट इट्स फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो कहता है E इज प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4, तो E इज इक्वल टू सिग्मा T की पावर 4। तो सिग्मा को कह दिया हमने स्टीफन्स कांस्टेंट, और सिग्मा क्या है? सिग्मा है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम अपॉन T की इनटू T की पावर 4। तो एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम, दिस इज। भाई हमने क्या कहा? हमने लिखा है E इज प्रोपोर्शनल टू T रेज़ टू द पावर 4, और दिस इज एमिटेड एनर्जी, ये है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है बच्चे। तो ये तो मैं इसे लिख सकता हूं E इज इक्वल टू सिग्मा T की पावर 4, और मुझे सिग्मा का चाहिए, मेरे को सिग्मा का चाहिए क्या? मात्रक। तो सिग्मा का मात्रक आ जाएगा इक्वल टू E अपॉन T की पावर 4 इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम इनटू T की पावर 4। तो इस तरीके से, तो मैं इसको इस तरीके से, मैंने वहां लिखा हुआ है, ये सब एक ही बात है, तो इसको इस तरीके से कर लेंगे हम आराम से, वेरी इजीली। चलिए नेक्स्ट, अब आती है हमारे पास बेसिक एजम्पशन, प्लांक क्वांटम थ्योरी। प्लांक क्वांटम थ्योरी का बेसिक एजम्पशन। तो प्लांक क्वांटम थ्योरी एक्चुअली में कहती क्या है? प्लांक ने क्या माना? प्लांक ने माना कि कोई भी रेडिएशन जो है वो वेव नेचर रखता। प्लांक से पहले ये सोचा गया था कि रेडिएशन जो है वो वेव नेचर रखता है, तो वेव नेचर के बेसिस पर एक्सप्लेन की गई जितने भी फिजिकल फिनोमेना थे, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एटसेट्रा। लेकिन चूंकि ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है वो एक्सप्लेन हो ही नहीं पा रहा था, किसके द्वारा? वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है वो एक्सप्लेन हो ही नहीं पा रहा था वेव नेचर ऑफ रेडिएशन के द्वारा। तो प्लांक ने रेडिएशन की पार्टिकल नेचर को माना सबसे पहले। तो 1900 में प्लांक ने डेवलप की एक थ्योरी जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करती थी, और कंप्लीट एग्रीमेंट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से उस थ्योरी का हो गया था। He assumed that atom ball of a black body behaves as an oscillator। उसने मान लिया कि ब्लैक बॉडी के रेडिएशन जो एटम है वो ब्लैक बॉडी के जो किसी ब्लैक बॉडी के वॉल्स के जो एटम है वो एक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करते हैं। तो ऑसिलेटर होगा तो उनकी फ्रीक्वेंसी भी होगी, तो वो फ्रीक्वेंसी जो उनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी। तो रेडिएशन को सबसे पहले तो वेवलेंथ की तरह रेडिएशन को वेव नेचर माना गया, उसके बाद रेडिएशन की पार्टिकल नेचर। तो ये रेडिएशन की पार्टिकल नेचर के ऊपर बेस है एक्चुअल में। तो प्लांक के बेसिक एजम्पशन जो है ई एन इज इक्वल टू एन एच न्यू, पहला बेसिक एजम्पशन है प्लांक का। प्लांक ने माना कि कोई भी ऑसिलेटर जो है वो उसकी एक सर्टेन कुछ निश्चित डिस्क्रीट वैल्यू होगी उसकी ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी की, तो उसकी ई एन इज इक्वल टू होगी उसकी एनर्जी ई एन इज इक्वल टू एन एच न्यू। और दूसरी प्लांक ने माना कि ऑसिलेटर एमिट और एब्जॉर्ब जो करेगा एनर्जी को वो केवल और केवल पैकेट्स की फॉर्म में करेगा, यानी कि डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एन एच न्यू। दिस इज द सेकंड एजम्पशन, ये वाली। तो मेरे पास एक ही एजम्पशन है, एक ही एजम्पशन है, ये
दो अजम्पशन है मेरे पास। तो प्लांक की बेसिक दो अजम्पशन थी। उसके बाद फिर प्लांक का रेडिएशन फॉर्मूला था। तो फॉर्मूला जो है प्लांक का, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है कि प्लांक का फॉर्मूला जो है, ठीक है, तो प्लांक बेसिक प्लांक्स रेडिएशन लॉ जो है वो, उसमें एक्चुअली में हमें तीन चीजें डिफाइन करनी होती है। सबसे पहले तो एवरेज एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो एवरेज एनर्जी टोटल एनर्जी अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम्स से निकल जाएगी। टोटल एनर्जी अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम्स करके मैं एवरेज एनर्जी फाइंड आउट कर लूंगा। और एवरेज एनर्जी का जो रिलेशन है, कभी कभी ये डायरेक्टली दो नंबर का पूछा जाता है, ई एवरेज। तो इस तरीके से मैं इसे कैलकुलेट कर लूंगा यहां पे। तो ई एवरेज मेरे पास जो आता है, ई एवरेज आता है मेरे पास, ये रहा, ई एवरेज इक्वल टू एच न्यू अपॉन ई रेज़ टू पावर एच न्यू अपॉन केटी माइनस 1। यह आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है, क्योंकि कई बार दो नंबर का पूछ लेता है। वो कहता है कि प्लांक के ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी बताइए, तो लिख देगा राइट डाउन द एवरेज एनर्जी ऑफ प्लांक ऑसिलेटर। प्लांक ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी बताओ। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसमें बच्चे गड़बड़ कर देते हैं कि वो प्लांक रेडिएशन फॉर्मूला लिख देते हैं, तो दो नंबर आप गए। लेकिन आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, और वो यदि इसको पूछ रहा है तो आप इसी को बताइए, ठीक है। उसके बाद फिर एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी जो है किसी फ्रीक्वेंसी रेंज में न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू, तो मुझे एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर ये रहा मेरे पास, और उसमें नंबर ऑफ ऑसिलेटर पर यूनिट वॉल्यूम जो है उससे गुणा कर देनी है 8 पाई न्यू स्क्वायर डी न्यू अपॉन सी क्यूब से। जो भी गुणा करके आएगा वो प्लांक्स का रेडिएशन फॉर्मूला आ जाएगा सीधे सीधे। ये मेरे पास प्लांक का रेडिएशन फॉर्मूला आ गया। अब इस प्लांक के रेडिएशन फॉर्मूले को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है वहां आईएएस एकेडमी के टू के ऐप पे, तो आप वहां जाकर के इसको बहुत अच्छे तरीके से इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर इसको मैंने क्या किया, प्लांक्स रेडिएशन फॉर्मूले को, उसको मैंने यहां न्यू था फ्रीक्वेंसी, तो उसे लैम्डा की टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया, तो मेरे पास ये लैम्डा की टर्म्स में भी आ गया, ठीक है। ये मेरे पास लैम्डा की टर्म्स में आ गया, ये रहा u lambda d lambda is equal to 8 pi h c upon lambda की पावर 5 d lambda upon e raised to power h c upon lambda kt minus 1। दिस इज प्लांक रेडिएशन फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। अब कहता है स्पेशल केस फॉर शॉर्टर वेवलेंथ। शॉर्टर वेवलेंथ के लिए कैसे होगा भैया, शॉर्टर वेवलेंथ यानी कि h lambda is less than 1, तो h c upon lambda kt की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। तो यहां से आप इसे देख लोगे, ये आता है वीन्स लॉ। और लॉन्गर वेवलेंथ के लिए lambda is greater than 1, तो h c upon lambda kt is less than 1। तो यहां से आएगा मेरे पास रिले जीन्स लो। तो शॉर्टर वेवलेंथ के लिए तो हो जाएगा मेरे पास वीन्स लो, और लॉन्गर वेवलेंथ के लिए हो जाएगा रिले जीन्स लो। नेक्स्ट चलिए उसके बाद है हमारे पास वेव पार्टिकल ड्यूलिटी। हमने पढ़ा है, क्योंकि हमारे पास जो रेडिएशन था, रेडिएशन की सबसे पहले मानी गई थी वेव नेचर। तो रेडिएशन की वेव नेचर के बेसिस पर इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन फिनोमेना जो है वो एक्सप्लेन हो गए थे, ये थे। लेकिन उसके बाद ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए रेडिएशन की जो है वो पार्टिकल नेचर मानी गई थी। तो इसका मतलब रेडिएशन है ड्यूअल नेचर। रेडिएशन कैसे नेचर रखता है, ड्यूअल नेचर, तो वो वेव पार्टिकल ड्यूलिटी कहलाता है, वेव पार्टिकल ड्यूलिज्म बोलते हैं इसको। तो सबसे पहले एक्चुअल में क्या था कि रेडिएशन जो है वो ड्यूअल नेचर रखता है। तो इसी बेसिस पर, क्योंकि रेडिएशन जो है भाई, रेडिएशन कैसे नेचर रखता है, रेडिएशन पहले तो था वेव और बाद में हो गया था वो पार्टिकल, उसको माना था हमने बिल्कुल ठीक इसी तरीके से, क्योंकि रेडिएशन वेव भी था और पार्टिकल भी। ऐसे ही इसी बेसिस पर, इसी आइडियोलॉजी को लेकर के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डी ब्रोगली। जो डी ब्रोगली ने माना कि कोई भी मूविंग पार्टिकल, यदि कोई पार्टिकल मूविंग है m मास का, तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होती है साहब। m मास का यदि कोई पार्टिकल मोशन में है v वेलोसिटी से, तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होगी। ये इसको कहते हैं डी ब्रोगली कंसेप्ट, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस मैटर वेव की डी ब्रोगली हाइपोथेसिस कहता है इफ ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड मोमेंटम p है एंड लैम्डा द वेवलेंथ ऑफ द वेव एसोसिएटेड विद दैट पार्टिकल, देन अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। सीधे है, आप सीधे एक लाइन याद कर लीजिए, व्हेन ए पार्टिकल इज इन मोशन, when a particle of mass m and velocity v is in motion, then definitely a wave is associated with that particle which have wavelength lambda, और lambda is equal to होगी h upon p। lambda is equal to h upon p, lambda is equal to h upon mv, lambda is equal to h upon mv। भैया इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, कई बार ये इस पर डायरेक्ट इस पे कई फॉर्मूले हैं, 3-4 फॉर्मूले हैं, उन पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है 7 नंबर की। तो आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप वहां ऐप में जाकर के आरएस एकेडमी के ऐप में इस टाइप का लोगो आपको मिलेगा वहां,
तो वो आप इंटरनेट से डाउनलोड करके आरएस एकेडमी वाला जो ऐप है और आरएस एकेडमी AKTU का जो ऐप है उससे आप डाउनलोड कर लोगे और वहां से जाके डीपली पढ़ लोगे उसको। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mc। mc रेडिएशन के लिए है, एनालॉजी की, और उसको किसके लिए बना, पार्टिकल के लिए, तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv, h अपॉन p। उसके बाद फिर लैम्डा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m ek, वेयर ek क्या है, ek इज टोटल एनर्जी। चलिए काइनेटिक एनर्जी, ek इज काइनेटिक एनर्जी, ek इज काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इसके सफिक्स में क्या कर दिया मैंने। उसके बाद फिर लैम्डा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m ev, किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए, यदि कोई चार्ज पार्टिकल v वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पर एक्सीलरेट है तो उसके लिए बना दिया। ये मेरे पास 4 फॉर्मूले थे। यदि कोई पार्टिकल थर्मल इक्विलिब्रियम है तो उसके लिए लैम्डा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 3m kt, दिस इज। और इलेक्ट्रॉन के लिए, यदि इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन के लिए जब मैंने इसे कैलकुलेट किया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है चार्ज पार्टिकल, तो इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला लगेगा ये वाला, v वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पर आपने इलेक्ट्रॉन को सिलेक्ट कर दिया। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन उठता है यहां से, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लैम्डा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m ev, और मैंने कह दिया लैम्डा इक्वल टू h की वैल्यू रख दी, 2m की वैल्यू रख दी, इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख दिया, और v को एज इट इज रखा। मैंने कहा v वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा है मैंने कह दिया, तो बस। तो मेरे पास लैम्डा इक्वल टू 12.28 अपॉन अंडर रूट v, और एंगस्ट्रॉम में आएगा सीधे सीधे। तो यदि वो कहता है आपको कि एक इलेक्ट्रॉन है जो 100 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पर एक्सीलरेट हुआ है, तो बताइए उससे एसोसिएट जो वेव होगी, यानी कि उससे जो वेव अटैच होगी, उसकी वेवलेंथ कितनी होगी भाई। चूंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो मोशन में है, ये इलेक्ट्रॉन जो है मोशन में है भाई बच्चे, इलेक्ट्रॉन मोशन में है v वेलोसिटी से, तो इसके साथ एक वेव एसोसिएट हो गया अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली। तो डी ब्रोगली अकॉर्डिंग वेव एसोसिएट है। अब जब वेव एसोसिएट है तो उसकी वेवलेंथ होगी, तो उसने कह दिया कि पोटेंशियल डिफरेंस जो लगाया है वो 100 वोल्ट का है। तो ये मैंने क्वेश्चन किया हुआ है, इंपोर्टेंट है। पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट, लैम्डा क्या, तो लैम्डा इक्वल टू 1.228 एंगस्ट्रॉम, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वेव, मैटर वेव की प्रॉपर्टीज है, मैंने डिस्कस की हुई है मैटर वेव की प्रॉपर्टीज। कहता है लाइटर इज द पार्टिकल, वेवलेंथ इज एसोसिएटेड विद इट ग्रेटर, स्मॉलर इज द पार्टिकल, ग्रेटर द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट। तो इस टाइप से लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv से कर लोगे आप। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ मैटर वेव्स गिवन बाय। अच्छा, ये जो मैटर वेव है, मैटर वेव का मतलब है यदि कोई पार्टिकल मोशन में है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट है। ये जो पार्टिकल में है कोई वेव एसोसिएट, तो उसके साथ जब मेरे पास कोई मोशन में है कोई पार्टिकल, तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होती है। अब जब कोई वेव एसोसिएट है उसके साथ, तो उसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस कैसे देखा गया, तो सबसे पहला उसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस देखा डेविसन ने जर्मर ने 1927 में। अमेरिकन साइंटिस्ट थे दो, अमेरिकन साइंटिस्ट थे डेविसन ने जर्मर। उन्होंने 1927 में सबसे पहले मैटर वेव की जो सत्यता है, प्रमाणिकता है, वो सिद्ध की थी कि मैटर वेव होती है साहब। तो ये इलेक्ट्रॉन, और ये कई बार ये क्वेश्चन आता है कि मैटर के जो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट है वो क्या शो करता है, तो वो इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को शो करता है। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट शो द प्रॉपर्टी ऑफ ए मूविंग इलेक्ट्रॉन बिहेव्स एज ए वेव नेचर, ऐसे बोल देना बस। ये इसका एक्सपेरिमेंट है। मैंने एक्सपेरिमेंट को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसमें थ्योरी है थोड़ी सी, यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा इलेक्ट्रॉन गन से, ये निकल का क्रिस्टल है, यहां से टकराएगा और वो डिटेक्टर में डिटेक्ट हो जाएगा। तो डिफरेंट एंगल्स पर उसने डिटेक्ट किया और डिफरेंट पोटेंशियल दिया इसको कैथोड को, तो डिफरेंट एक्सेलरेट, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट से डिफरेंस होकर के इलेक्ट्रॉन उधर गया और जाकर के उसने डिटेक्टर में वो डिटेक्ट हो गया। अब डिटेक्ट हुआ किस एंगल पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आया, वो एंगल कैलकुलेट कर लिया, वो एंगल कैलकुलेट किया, तो वो एंगल आया मेरे पास 50 डिग्री मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एंगल। फिर वहां से मैंने क्या किया, थीटा इक्वल टू 50 डिग्री, 54 वोल्ट पर हुआ वो, 54 वोल्ट पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है। ये 2 4 6 7 के साथ पॉइंट ग्राफ ऐसे ही लिखने आपको। फिर उसके बाद मैंने ये दो कैलकुलेशन छोटी छोटी सी, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, हम जानते हैं डी ब्रोगली के अनुसार यदि कोई पार्टिकल मोशन में है, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p, हम जानते हैं लैम्डा इक्वल टू है h अपॉन p, h अपॉन अंडर रूट 2m ev। यदि कोई पार्टिकल v वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे है, इलेक्ट्रॉन है तो 12.28 अपॉन अंडर रूट v, 54 वोल्ट पे जैसे करके देखा 1.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई, 1.67 एंगस्ट्रॉम आई इसकी वेवलेंथ।
अब फिर ब्रैक्स लॉ से लेके आए। ब्रैक्स लॉ कहता है 2d sin थीटा इक्वल टू लैम्डा 2 into 1 एंगस्ट्रॉम into sin 65। अब ये 65 डिग्री कहां से आया? ये 65 डिग्री यहां से आया, ये था मेरे पास स्कैटरिंग एंगल 50 डिग्री, ये टोटल था 180 का, जितना इधर बचा इतना इधर बचा, तो मेरे पास आ जाएगा ये आया मेरे पास 65 डिग्री का। ये रहा phi is equal to 50 डिग्री, थीटा प्लस थीटा प्लस phi is equal to 180, 2 थीटा प्लस 50 is equal to 180, 2 थीटा is equal to 180 minus 50, 2 थीटा is equal to 130, 2 थीटा is equal to 130 upon 2, this is 2, 130 upon 2, this is 65 डिग्री, थीटा is equal to हो गया, थीटा is equal to कितना हो गया 65 डिग्री, तो यहां मैंने थीटा रख दिया, तो लैम्डा बराबर निकल के आया मेरे पास, और ये डी है इंटरएटॉमिक स्पेसिंग, इसे 1 एंगस्ट्रॉम मान लो अप्रोक्सीमेटली, वैसे तो 0.91 एंगस्ट्रॉम होती है, लेकिन 1 एंगस्ट्रॉम कहां तक याद रखेंगे इतना, तो मैंने सीधा 1 एंगस्ट्रॉम याद रखो तुम बस, तो 1 एंगस्ट्रॉम और लैम्डा इक्वल टू 1.65 एंगस्ट्रॉम। ये रिजल्ट और ये रिजल्ट मैच कर रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि कोई भी मूविंग पार्टिकल जो है वो वेव नेचर रखता है। दिस इज वेल एग्रीमेंट विद द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, thus we can say that a moving particle behaves like a wave. This is the confirmation of de Broglie matter wave. ये है वो 2 नंबर का क्वेश्चन, तो ये रिजल्ट था 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये 7 नंबर का आता है श्रीमान जी। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद है प्रीवियस ईयर एकेटिव न्यूमेरिकल्स, प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स है एकेटिव के, ये मैंने करवाया, अल्फा पार्टिकल का है 200 वोल्ट पर है, तो अल्फा पार्टिकल के लिए फॉर्मूला तो यही रहेगा H/√2 MeV, और फॉर्मूला ये रहेगा, तो लैम्डा बराबर इसकी वैल्यू रख दी। अल्फा पार्टिकल का जो मास है, अल्फा पार्टिकल का मास 4 गुना मास होता है किसका, प्रोटॉन का, तो 4 MP हो जाएगा, और MP इंटू उसका चार्ज जो है वो 2 गुना होता है इलेक्ट्रॉन का, और 200 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रखा है, कैलकुलेट कर लिया, तो लैम्डा बराबर आ गया मेरे पास 0.716 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। नेक्स्ट, बड़ा आसान है, इलेक्ट्रॉन है कोई, इलेक्ट्रॉन को क्या किया उसने 50 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पर एसिलेट कर दिया है साहब, तो 12.28 अपॉन अंडर रूट भी, जो होशियार बच्चे, सुन लो बच्चों, इसको बहुत ध्यान से इसको रट लेना, याद कर लेना इस फॉर्मूले को, क्योंकि जो होशियार बच्चा होगा उसे रट लेगा, याद कर लेगा। इस पर डायरेक्ट प्रॉब्लम पूछी जाती है 7 नंबर की, 7 नंबर के आगे मान लीजिए, तो आपको 2 लाइन करनी पड़ेगी, 3 लाइन बस मुश्किल से 7 नंबर आ जाएंगे, और कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको सोल्व करके लेके आएंगे, भैया नहीं ऐसा काम नहीं करना। मैंने अपने ऐप में बताया, RS Academy एकेटिव का ऐप आप डाउनलोड करिए, ये उसका लोगो है बच्चे, ये रहा लोगो, RS Academy एकेटिव डालिए अपने किस पर, RS Academy एकेटिव डालोगे आप किस पर, प्ले स्टोर पर, प्ले स्टोर पर जाओगे, RS Academy डालोगे तो वहां पर ब्लैक कलर का इस टाइप का लोगो मिलेगा, वहां से डाउनलोड कर लो, वहां से आप उसे डाउनलोड कर लोगे, उसको डाउनलोड करने के बाद वहां मैंने बहुत अच्छा ऑफर लगवाया हुआ है फिजिक्स के लिए, देखो बाकी सब्जेक्ट का तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन फिजिक्स के लिए बहुत अच्छा ऑफर है, और बाकी सब्जेक्ट भी बहुत रीजनेबल अमाउंट पे है, तो आप उसमें क्या करो, जाकर डाउनलोड कर लो और सीधे कूपन लगाओ, और टोटल फिजिक्स के लेक्चर सारे हैं उसमें, अपलोड लेक्चर, ठीक है। तो चलिए ये देखिए 12.228 अपॉन अंडर रूट भी, तो 50 वोल्ट है, तो 50 वोल्ट का अंडर रूट 50 कर दोगे, तो लैम्डा बराबर 7, ये आ गया 1.73 एंगस्ट्रॉम, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है, बहुत इजी प्रॉब्लम है, बहुत इजी, तो इस टाइप से कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये वेरी इजी प्रॉब्लम थी। ये यहां ये है मेरे पास ईके दिया है क्या उसने, कुछ कहता है इलेक्ट्रॉन हैज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू स्ट्रेस मास एनर्जी, कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो उसकी रेस्ट मास एनर्जी के बराबर है, तो उसकी क्या पूछी है इसने, डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछी है, कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ, ई के इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होगी, लैम्डा इक्वल टू इतनी अपॉन अंडर रूट ई के। अब ई के क्या है, ई के है उसकी काइनेटिक एनर्जी, और उसकी रेस्ट मास एनर्जी कितनी थी, रेस्ट मास एनर्जी मैं जानता हूं इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी जो है ई के मेरे पास है इलेक्ट्रॉन की, सॉरी इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी जो है मेरे पास, तो मैं लिख देता हूं, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है मेरे पास, ये है मेरे पास, दिस इज इक्वल टू 0.51 MeV, 0.51 MeV, ये रहा
तो आप 0.51 MeV इजकल टू 0.51 इंटू 10⁶ EV। बस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। यहां आप वो रख दोगे इसकी जगह, और जो भी आएगा आंसर निकाल के उसको सीधे लग दोगे, दैट्स इट। तो ये आपको ये प्रॉब्लम हो गया आपकी। चलिए नेक्स्ट, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, बहुत सिंपल, मैंने करवाई हुई है वहां। नेक्स्ट आता है आपका वेव वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी। अब हमें पता लग गया कि यदि कोई पार्टिकल मोशन में है, हमें पता लग गया यदि कोई पार्टिकल मोशन में है m मास का, तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होती है। जब वेव एसोसिएट होगी तो उस वेव की कुछ प्रॉपर्टीज भी होंगी भैया, तो उस वेव की वेव वेलोसिटी कहता है, फाइंड आउट करो। तो उसको हम वेव वेलोसिटी कहते हैं, या फिर उसको हम क्या कहते हैं, फेज वेलोसिटी। इसको हम कहते हैं फेज वेलोसिटी, या फिर ये होती है वेव वेलोसिटी। तो इसका एक जनरल एक्सप्रेशन निकालो। ये रहा, हम एक वेव लेके चल दिए, हमने उसका फेज कांस्टेंट किया ओमेगा टी माइनस के एक्स, और उसे डिफरेंशिएट कर लिया, तो सीधे सीधे मेरे पास वीपी इक्वल टू आ गया ओमेगा अपॉन के। कितना सिंपल है, ये जनरल एक्सप्रेशन है। दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन, वेव वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी का जनरल एक्सप्रेशन आया मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा, डी ब्रोगली वेव की फेज वेलोसिटी निकालूंगा। अब मैं फेज वेलोसिटी ऑफ डी ब्रोगली वेव, तो मैंने डी ब्रोगली वेव मान ली, लैम्डा बराबर एच अपॉन एमवी, वीपी बराबर होता है ओमेगा अपॉन के, तो के बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा, के बराबर 2 पाई अपॉन एच अपॉन एमवी। तो यहां से के की वैल्यू फाइंड आउट कर ली मैंने, फिर ई बराबर एच न्यू माना, यहां से मैंने ओमेगा फाइंड आउट कर लिया, तो वीपी बराबर मुझे पता है ओमेगा अपॉन के था, यहां से कैलकुलेट करके लेके जब मैं आया तो वीपी बराबर सी स्क्वायर अपॉन वी आ गया। भाई अच्छा नहीं है, मतलब ये एक्सप्रेशन जो है ये फिजिक्स को क्या करता है, ये फिजिक्स, हमारी जो फिजिक्स है उसको डिनाई करता है, वोलेट करता है, क्योंकि वीपी बराबर सी स्क्वायर अपॉन वी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कभी भी। भाई वीपी की वैल्यू जो है वो सी से बड़ी आ गई यहां, ठीक है, वीपी की वैल्यू क्या आ गई, सी से बड़ी, तो ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए भैया। चलिए ठीक है, तो मेरे पास ये आ गया वीपी बराबर सी स्क्वायर अपॉन वी। अब वीपी बराबर सी स्क्वायर अपॉन वी जो आया है ये फिजिक्स को रिलेट करता है, क्योंकि वीपी की वैल्यू सी से ज्यादा बड़ी आ गई, तो इसका मतलब ये बात सही नहीं है कि किसी भी पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट है। भैया बात ये सही है कि किसी भी मूविंग पार्टिकल के साथ एक ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएट है। तो चलिए साहब, यहां से वेव पैकेट की जंक्शन बनती है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव पैकेट या वेव पैकेट के बारे में आपसे पूछता है तो आपको ये लिख देना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव पैकेट बाय एडिंग अप सेवरल वेव्स। If several waves of different frequencies and phases are superimposed together, one would get a resultant which is localized wave packet. तो आपको वेव पैकेट की डेफिनेशन ये है, दिस इज डेफिनेशन ऑफ वेव पैकेट। वेव पैकेट की डेफिनेशन ये है जी बच्चों, आपको ये लिख देनी है, 2 नंबर में आएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद अब वेव पैकेट आ गया, तो अब वेव पैकेट के द्वारा हम क्या करेंगे, अब हम ग्रुप ऑफ वेव्स मानते हैं कि उसके साथ यदि कोई पार्टिकल मोशन में उसके साथ ग्रुप ऑफ वेव्स एसोसिएट है, तो ग्रुप ऑफ वेव्स है, तो मैंने मान लिया कम से कम 2 वेव हैं, तो मैंने इस बात 2 वेव मान ली, दोनों वेव को सुपरिम्पोज करा दिया एक दूसरे के साथ, सुपरिम्पोज करा दी, टोटल मैंने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड देख लिया, y इक्वल टू मेरे पास ये आया साहब, ये रहा y इक्वल टू मेरे पास ये आया, y इक्वल टू 2a cos डेल्टा ओमेगा अपॉन t अपॉन 2 माइनस डेल्टा k इंटू x अपॉन 2 और साइन। ये बिल्कुल ये वाला जो है ये इसका एक तरीके से क्या आ गया, एम्पलीट्यूड आ गया सब। और ग्रुप वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी के लिए क्या करना है मुझे, मुझे इसको जो है कांस्टेंट कर देना है, तो ग्रुप वेलोसिटी के लिए मैंने इसे कांस्टेंट कर दिया। तो जैसे ही मैंने डिफरेंशिएट किया तो डिफरेंशिएट करते ही यहां से निकल के आया तुरंत v इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी के, यानी कि जो ग्रुप वेलोसिटी है वो होती है डी ओमेगा अपॉन डी के, ठीक है। और अब फिर से ऐसे ही कि मुझे जो डी ब्रोगली वेव्स हैं उनकी ग्रुप वेलोसिटी चाहिए, तो चलिए, तो ग्रुप वेलोसिटी ऑफ डी ब्रोगली वेव्स की ग्रुप वेलोसिटी, तो वीजी बराबर डी ओमेगा अपॉन डी क्या होता है, तो मुझे पता है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस मैंने ले ली, और यहां मैंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक्सप्रेशन लगाया, m इक्वल टू m नॉट अपॉन रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, यहां रख दी इसकी वैल्यू,
तो यहां से मैं ले आया कुछ के ले आया यहां से, ऐसे ही फिर क्या मैं करूंगा, मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा क्योंकि मुझे डी के अपॉन डीवी चाहिए। भाई क्या किसका फंक्शन है, वी का। एक्चुअली मुझे चाहिए क्या था, मुझे था मेरा मतलब था इस वीजी से, वीजी बराबर था डी ओमेगा अपॉन डी के, तो डी ओमेगा चाहिए मुझे, फिर डी के भी चाहिए, तो डी के कहां से निकालू, तो डी के अपॉन डीवी निकालना पड़ा मुझे। बात समझ में आ गई, क्योंकि जो ये के है ये फंक्शन वी का है, तो डी के अपॉन डीवी निकाल लेता हूं मैंने निकाल लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, फाइंड आउट, चलिए उसके बाद मैंने ई से, जैसे वहां पीछे एनर्जी से किया, ई से मैंने क्या किया, ओमेगा फाइंड आउट कर लिया, ओमेगा आ गया। अब मुझे डी ओमेगा अपॉन डी भी फाइंड आउट कर लेना है, मेरे पास ये भी आ गया। डी ओमेगा अपॉन डी भी आ गया। अब बस मैं जानता हूं वीजी बराबर डी ओमेगा अपॉन डी के होता है, यानी कि डी ओमेगा अपॉन डी वी और डी के अपॉन डी वी, कुछ जो कट गया काट दिया, जो बच गया, तो मुझे पता है वीजी बराबर वी बचेगा। उसका मतलब है ग्रुप वेलोसिटी जो है डी ब्रोगली वेव्स की, वो पार्टिकल की वेलोसिटी के बराबर होती है साहब। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी। थोड़ा मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूं बच्चों, देखिए दिस इज रिवीजन क्लास। यदि आपको टोटल फुल डिटेल्ड आपको वीडियो चाहिए, डिटेल्ड आपको नोट्स चाहिए, तो आपको आरएस एकेडमी AKTU, आरएस एकेडमी AKTU के प्ले स्टोर पर जाओगे, आरएस एकेडमी AKTU का ऐप डाउनलोड करोगे और वहां जाकर के आप बहुत ही अच्छे, मैंने ऑफर उस पर चलाया हुआ है, तो उस ऑफर से आप डाउनलोड कर लोगे उसको, और डाउनलोड करके इंजीनियरिंग फिजिक्स के जितने जो भी लेक्चर है आप डिटेल्ड में, आप लेक्चर बड़ी इजी सिंपल लैंग्वेज में आप वहां से लेक्चर पढ़ सकते हैं। तो मेरे पास है रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी। अब ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी दो अलग अलग डिफरेंट चीजें आ गई। भाई ग्रुप वेलोसिटी तो है ग्रुप ऑफ वेव्स के लिए, और फेज वेलोसिटी एक सिंगल वेव के लिए, तो इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो मैं जानता हूं वीपी बराबर ओमेगा अपॉन के, तो यहां से ओमेगा ले लिया मैंने, वीजी बराबर डी ओमेगा अपॉन डी के, तो यहां से ये वैल्यू रख दी ओमेगा की और डिफरेंशिएट करता चला, और फिर मैं वीजी बराबर, मेरे पास रिलेशन जो है वीजी बराबर कुछ इस टाइप से चलता चला जाएगा, और मेरे पास ये रिलेशन आएगा लास्ट में, वीजी बराबर वीपी माइनस लैम्डा डीवीपी अपॉन डी लैम्डा। अब मुझे बताइए इस रिलेशन में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, वीजी बड़ा है या वीपी बड़ा है। देखने से पता लग रहा है कि वीपी बड़ा है, क्योंकि वीपी में से कुछ घट रहा है, जब जाके वीजी के बराबर हो रहा है उसका मतलब वीपी बड़ा है, फेज वेलोसिटी। और वो आई भी थी कितनी, सी स्क्वायर अपॉन वी टाइप की आई थी कुछ, समझ में आ रही है बात। चलिए दिस इज द रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी इन डिस्पर्सिव मीडियम। डिस्पर्सिव मीडियम में ये है रिलेशन, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में वीपी कांस्टेंट होता है, तो वीपी कांस्टेंट होगा तो डीवीपी अपॉन डी लैम्डा जीरो हो जाएगा, तो ये तो टर्म जीरो हो गई, तो वीजी बराबर वीपी आ गया वहां से। कई बार 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है भाई, कई बार 2 नंबर का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन खुद से 3 नंबर में 4 नंबर में, यानी कि किसी भी क्वेश्चन के साथ लग के कई बार आते हैं क्वेश्चन, ये रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी 7 नंबर का भी आ जाता है कई बार। वो इसके साथ पूछ लेगा ग्रुप वेलोसिटी बताइए, उसके साथ पूछ लेगा फेज वेलोसिटी बताइए। प्रीवियस AKTU, राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव फंक्शन, वेव फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक लिखिए, गिव द फिजिकल वेव फंक्शन की फिजिकल सिग्निफिकेंस लिखिए, स्टूडेंट का टाइम डिपेंडेंट टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन लिखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेव फंक्शन जिस तरीके से किसी भी, जैसे जिस तरीके से कहता है द क्वांटिटी हुज वेरिएशन वोल्ट ऑफ मैटर वेव, वह क्वांटिटी जिसके वेरिएशन से, जिसके बदलाव से मैटर वेव बनती है उसको हम वेव फंक्शन कहते हैं। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जैसे कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बदलने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है, जैसे कि प्रेशर के चेंज होने से मीडियम में कौन सी वेव बनती है, साउंड वेव बनती है। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से किसी भी हमारे पास जो क्वांटिटी है जिसके वेरिएशन से मैटर वेव बनती है उसको हम वेव फंक्शन कहते हैं साहब। तो वेव फंक्शन की डेफिनेशन हो गई आपकी। और वेव फंक्शन का स्क्वायर मोड सा स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये प्रोबेबिलिटी देता है मुझे, क्या देता है, प्रोबेबिलिटी, तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई। तो ये वेव फंक्शन कुछ प्रॉपर्टी है। वेव फंक्शन जो है फाइनाइट होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, और डेरिवेटिव उसका फर्स्ट ऑर्डर वो भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। ये फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टी। अब हमारे पास श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर की टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। साहब भैया देखो, यदि कोई पार्टिकल मोशन में है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट है, वेव एसोसिएट है तो उसकी हमने क्या देख ली, वेव एसोसिएट थी तो डी ब्रोगली वेव से लैम्डा देख ली उसकी वेवलेंथ,
फिर उसके बाद आए हम कहा, हमने उसकी वेलोसिटी देखनी चाहिए, तो हमने क्या फाइंड आउट कर ली उसकी, हमने फाइंड आउट कर ली उसकी फेज वेलोसिटी, फिर हमने उसकी डी ब्रोगली वेव की फेज वेलोसिटी देखी, फिर हमने कहा गया तो सी स्क्वायर अपॉन वी आ गई, फिर हमने उसकी ग्रुप वेलोसिटी देखी, जनरल ग्रुप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, फिर हमने उस डी ब्रोगली वेव्स की ग्रुप वेलोसिटी देखी जो वीजी बराबर वी आ गई, फिर हमने क्या किया, फिर हमने उसके बाद हमें ये सारी चीजें पता लगी, तो हमने उस वेव के लिए एक वेव इक्वेशन फाइंड आउट करना चाहिए, जो कि श्रोडिंगर साहब ने की थी सबसे पहले। तो श्रोडिंगर साहब ने टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन थी, तो मेरे पास सबसे पहले हमें जनरल वेव इक्वेशन का पता होना चाहिए। तो जनरल वेव इक्वेशन है बच्चों d2 psi upon dx स्क्वायर इक्वल टू 1 upon v स्क्वायर d2 psi upon dt स्क्वायर। ये जनरल वेव इक्वेशन आपको याद होनी ही चाहिए, रट लो इसे। और इसका जनरल सॉल्यूशन है psi xt इक्वल टू a e की पावर माइनस i ओमेगा t माइनस के एक्स। अब यहां क्या करना है आपको, ओमेगा को e से रिप्लेस कर देना है, k को p से रिप्लेस कर देना है और i अपॉन h क्रॉस कर देना है बस, तो आपका जनरल वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। यदि आपको चाहिए टाइम डिपेंडेंट, सॉरी इंडिपेंडेंट, पहले यदि आपको चाहिए टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन, तो 2 बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो और यहां से पी स्क्वायर साई की वैल्यू इस रिलेशन में रख दो, एनर्जी कंजर्वेशन में, E बराबर 1/2 mv स्क्वायर प्लस वीएक्स, दोनों तरफ साई से गुणा कर दो और पी स्क्वायर साई की वैल्यू वहां से रख दो, तो माइनस के एच करो स्क्वायर आप d2 साई अपॉन dx स्क्वायर माइनस का 2m, ई साई है ना और वी साई इधर लिया हमें, तो यही श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन है। चलिए भाई मैं इसे भी इधर लिया, मैं इसे भी इधर ही ले आया, दिस इज। उसके बाद 3 डायमेंशन में चाहिए तो 3 डायमेंशन में लिख लो, ये 3 डायमेंशन में है। श्रोडिंगर की टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन और फ्री पार्टिकल के लिए ये दिस इज फॉर फ्री पार्टिकल, इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए। कई बार वो डायरेक्ट श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन पूछ लेता है 2 मार्क्स के लिए, तो आपको रटनी है, याद करनी है ये वाली 3 डायमेंशन लिख दो। यदि फ्री पार्टिकल पूछ लिए, फ्री पार्टिकल पूछ रहा है तो फ्री पार्टिकल यदि पूछ रहा है तो v को 0 कर दो, ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कहता है श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन, टाइम डिपेंडेंट चाहिए तो उस सॉल्यूशन को जो साई बराबर क्या आया था मेरे पास, आया था सॉल्यूशन जो था मेरे पास साई इक्वल टू था मेरे पास a e की पावर माइनस i अपॉन h क्रॉस स्क्वायर ई टी माइनस पी एक्स। इस सॉल्यूशन को एक बार t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, ये 2 थी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, तो डिफरेंशिएट 2 विद रेस्पेक्ट टू t, एक बार t के रेस्पेक्ट में कर दो तो ईसाई की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, ईसाई की जैसे वैल्यू मिले तो फिर से उस इक्वेशन में एनर्जी कंजर्वेशन में रख दो, एनर्जी कंजर्वेशन में वैल्यू रख दी तो मुझे तुरंत से श्रोडिंगर की टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन मिल जाएगी, माइनस के क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m d2 साई अपॉन dx स्क्वायर प्लस v साई इक्वल टू i h क्रॉस d साई अपॉन dt। 3 डायमेंशन में चाहिए तो 3 डायमेंशन में ये 3 डायमेंशन में मिल गई मुझे, मेरे को 3 डायमेंशन में मिल गई और इसको हैमिल्टनियन ऑपरेटर कहता हूं, हैमिल्टनियन ऑपरेटर बराबर है टोटल एनर्जी के, तो ये रहा हैमिल्टनियन ऑपरेटर बराबर है टोटल एनर्जी। नेक्स्ट, चलिए ये श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन थी, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है इस यूनिट का, आपको 7 नंबर का मतलब 90% चांस होता है कि 7 नंबर पूछा जाए, कई बार इसके साथ कोई दूसरा क्वेश्चन भी लग के आता है बच्चों, तो उसके लिए भी रेडी रहना है। अब आता है बात पार्टिकल इन 1 डायमेंशन बॉक्स की, श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट, श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है पार्टिकल इन 1 डायमेंशन बॉक्स। यदि पार्टिकल 1 डायमेंशन बॉक्स में पड़ा हुआ है तो उसके एनर्जी लेवल्स बताइए और उसका वेव फंक्शन बताइए। तो हमने शुरू कर दिया यहां से, हमें पोटेंशियल प्रोफाइल लिख लिया हमने, दिस इज पोटेंशियल प्रोफाइल Vx बराबर 0 और Vx बराबर इन्फिनिटी, यहां तो होगा Vx बराबर 0 और यहां बाहर होगा Vx बराबर इन्फिनिटी। ठीक है, तो उसके लिए श्रोडिंगर की टाइम डिपेंडेंट टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन लिख ली मैंने 3 डायमेंशन में, तो 1 डायमेंशन में, चूंकि 1 डायमेंशन कर रहा हूं तो 1 डायमेंशन में लिख के उसे सोल्व कर लिया इस तरीके से, जनरल सॉल्यूशन लिख लिया, फिर साई देख लिया, बाउंड्री कंडीशंस लगाई और वहां से साई एक्स बराबर a साइन के एक्स की फॉर्म में लिया है मैं उसे। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैंने इसको फिर एनर्जी ये देखी कि k बराबर क्या वैल्यू आई, तो k बराबर मेरे पास वैल्यू आई तो साइन साई एक्स बराबर a साइन n पाई एक्स अपॉन a, और ये मेरे पास एक छोटी सी अच्छी सी फॉर्म आ गई किसकी, वेव फंक्शन की। अभी a की वैल्यू फाइंड आउट करना बाकी है,
तो अब एनर्जी देख लेता हूं पहले, फिर मैंने स्क्वायर कर दिया क्वेश्चन नंबर 5 का, तो के स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और के स्क्वायर की वैल्यू मैं जानता हूं 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ई बराबर हो जाएगा मेरे पास एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन इंटू एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर। अब ई बराबर क्या है मेरे पास, जो बचा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8m ए स्क्वायर। बट मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है इस यूनिट का, क्योंकि ई बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8m ए स्क्वायर मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है इस यूनिट का। तो आपको रट लेना, याद कर लेना है। इस पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आते हैं। अब वे फंक्शन आ रहा था, तो ये आ गई मेरे पास एनर्जी लेवल्स। देखे मैंने E1 देखा, E2 देखा, E3 देखा, और फिर यहां पे ग्राफ खींच दिया मैंने तुरंत ही। भाई E1 E2 4 टाइम्स E1, यानी कि जितना यहां है उसके 4 गुना ऊपर। E3 जितना यहां है उसका 9 गुना ऊपर। तो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स आए। और वे फंक्शन देख लिया मैंने, तो वे फंक्शन के लिए मैंने नॉर्मलाइज्ड कंडीशन लगाई, और नॉर्मलाइज्ड कंडीशन लगा करके मैंने इसकी मोड साइज का डी इक्वल टू 1 देख लिया, और यहां से मैं वैल्यू ले आया कि √2 अपॉन ए। आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप चाहे तो, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा हो जाता है। तो वे फंक्शन कितना है, साइन इक्वल टू √2 अपॉन ए साइन n पाई x अपॉन ए। अब आपको वे फंक्शन चाहिए, तो वे फंक्शन प्लॉट कर लिया। साइन मुझे पता है साइन की फॉर्म में है, वे फंक्शन की फॉर्म में, साइन की फॉर्म में। तो ये रहा साइन ग्राफ, साइन 1 साइन 2 साइन 3। ये प्रोबेबिलिटी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऊपर ही जाएगी। ऊपर का मतलब एक्स के ऊपर रहेगी, तो दिस इज प्रोबेबिलिटी। ये था आपका, ये कुछ मैंने बताया हुआ कि किस स्टेट में कहां पर जो है वो मैक्सिमम रहेगी, किस स्टेट में कहां पर मिनिमम रहेगी। चलिए नेक्स्ट। अब बात आती है कॉम्पटन इफेक्ट की। कॉम्पटन इफेक्ट फिर से बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बीम ऑफ एक्सरे, कॉम्पटन इफेक्ट में क्या है कि कोई एक्सरे बीम आती है और वो किसी इलेक्ट्रॉन पर टकराती है साहब। एक्सरे बीम आएगी, इलेक्ट्रॉन पर टकराएगी, और इलेक्ट्रॉन पर टकराने के बाद उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगी, रिकॉइल कर देगी, उसे धकेल देगी इधर को। इलेक्ट्रॉन रिकॉइल हो जाएगा और अपने आप वो बढ़ी हुई वेवलेंथ के साथ स्कैटर्ड हो जाएगी। दिस इज स्कैटर्ड, एक्सरे, दिस इज इंसिडेंट एक्सरे। ये है इंसिडेंट एक्सरे, ये है स्कैटर्ड एक्सरे। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे लैम्डा डैश और लैम्डा का डिफरेंस फाइंड आउट करना है कि कितना वेवलेंथ चेंज आया है इसमें। लैम्डा डैश माइनस लैम्डा फाइंड आउट करना है मुझे, डेल्टा लैम्डा। तो मैंने क्या किया, मुझे सबसे पहले ये फिगर याद होना चाहिए। इस फिगर को मैं समझा देता हूं, उसके बाद क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली करूंगा। ये इलेक्ट्रॉन आया, ये फोटोन आया इधर से, एक्सरे फोटोन, इसकी एनर्जी थी एक्सरे फोटोन की E बराबर एच न्यू, इसका मोमेंटम था P बराबर एच न्यू अपॉन सी। यहां इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था, तो उसकी रेस्ट मास एनर्जी कितनी थी, E इक्वल टू m0 c स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कितना था जब वो रेस्ट में था, P इक्वल टू 0 डेफिनेटली। जब इलेक्ट्रॉन पर, अब स्कैटर्ड एक्सरे जो इधर को गई, उस स्कैटर्ड एक्सरे का एनर्जी होगी E डैश इक्वल टू h न्यू डैश, उसका मोमेंटम होगा P डैश इक्वल टू h न्यू डैश अपॉन c। जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन हुआ है उसकी एनर्जी कितनी होगी, E डैश इक्वल टू mc स्क्वायर, और P डैश इक्वल टू mv, क्योंकि उसकी वेलोसिटी v आ गई है इलेक्ट्रॉन में। पहले वेलोसिटी नहीं थी, पहले इलेक्ट्रॉन को रेस्ट में माना हुआ था। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस, क्योंकि एनर्जी को तो हम डायरेक्टली एनर्जी बिफोर द कोलिजन इक्वल टू एनर्जी आफ्टर द कोलिजन कर सकते हैं, यानी कि जब टक्कर मारी थी उससे पहले की टोटल एनर्जी सिस्टम की, और जब टक्कर मार दी उसके बाद की टोटल एनर्जी सिस्टम की बराबर होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन मोमेंटम को हम डायरेक्टली कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मोमेंटम को अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग एक्स और अलोंग वाई, मोमेंटम को डिफरेंट तरीके से कंसिडर कराना पड़ेगा। तो मोमेंटम को मैंने कहा कि इसके कंपोनेंट डिवाइड कर लिए, ये फाई है, एंगल थीटा है, तो यहां एम वी, एम वी कोस फाई, यहां एम वी साइन फाई। ये इसका मोमेंटम एच न्यू डैश अपॉन सी, इधर के डायरेक्शन में एच न्यू डैश अपॉन सी कोस थीटा, क्योंकि एंगल थीटा है ये वाला, और इधर के डायरेक्शन में एच न्यू डैश अपॉन सी साइन थीटा। तो मेरे पास ये मोमेंटम आ गए। एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई किया, एक इक्वेशन लिया, एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई किया, एक इक्वेशन लिया, फिर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई किया, एक इक्वेशन लिया, शायद ये ब्लैंक रह गया। उसके बाद मोमेंटम कंजर्वेशन लिया, मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस, और दोनों का स्क्वायर कर दिया।
तो मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन बन गई, मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन आ गई है। अब स्क्वायर मुझे वर्ग करना, चूंकि एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल में मैंने स्क्वायर नहीं किया था उस इक्वेशन का, उसका भी स्क्वायर कर दो बेचारी का, तो मैंने उसका भी स्क्वायर कर दिया। दोनों का एक दूसरे में से घटा दो, किसी को किसी में से भी घटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये घटा दिया उसने, घटा के बच गया। अब बस m बराबर m नोट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर देख लिया, इसका स्क्वायर किया और फिर दोनों तरफ c की पावर 4 की मल्टीप्लाई कर दी, तो मेरे पास रिलेशन बना m स्क्वायर सी की पावर 4 माइनस m स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू m नोट स्क्वायर सी की पावर 4। ये रिलेशन लेफ्ट हैंड साइड वाला और वो रिलेशन लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये वाला दोनों बराबर है, तो बस दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी तो राइट हैंड साइड भी बराबर कर दो। बराबर करते ही एक टर्म कट जाएगी, इधर बच गई एक टर्म, उधर बच गई एक टर्म, तो दोनों को थोड़ा सा रीअरेंज किया, तो मेरे पास न्यू माइनस न्यू डैश इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर न्यू डैश 1 माइनस cos थीटा बच गया। थोड़ा सा रीअरेंज किया तो 1 अपॉन न्यू डैश माइनस 1 अपॉन न्यू इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा बच गया। अब न्यू डैश में मुझे नहीं चाहिए रिलेशन, मुझे चाहिए लैम्डा डैश और लैम्डा में, तो मैं जानता हूं न्यू लैम्डा इक्वल टू सी होता है, तो न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, न्यू डैश लैम्डा डैश इक्वल टू सी होता है, न्यू डैश इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा डैश। तो यहां मैंने रिलेशन लग दिया। देखो यहां जब न्यू था नीचे तो सी स्क्वायर था, अब न्यू लैम्डा आ जाएगा तो एक सी यहां से कॉमन आएगा, उस एक सी से एक सी कट जाएगा, तो मेरे पास एक ही सी बचेगा, तो मेरे पास रिलेशन आएगा लैम्डा माइनस लैम्डा डैश इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस cos थीटा। दिस इज द कॉम्पटन शिफ्ट, यही कॉम्पटन शिफ्ट है। थीटा बराबर 30 डिग्री पे देख लिया भाई, ये किस पर डिपेंड करता है, एच भी कांस्टेंट है, एम नॉट भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, यानी कि कॉम्पटन शिफ्ट यानी कि चेंज इन वेवलेंथ, चेंज इन वेवलेंथ जो है वो किस पर डिपेंड करती है, वो थीटा पर डिपेंड करती है साहब। किस पर डिपेंड करती है, थीटा पर। इसका मतलब साफ है एच भी कांस्टेंट, एम नॉट भी कांस्टेंट, सी भी कांस्टेंट, थीटा पर डिपेंड करेगी। cos थीटा, थीटा बराबर 30 डिग्री रख के देख लिया कितना है, थीटा बराबर 45 रख के देख लिया, थीटा बराबर 60 रख के देख लिया, थीटा बराबर 90 रख के जब देखा तो थीटा बराबर 90 पर, यानी कि इधर से आया एक्सरे और इधर को स्कैटर्ड होकर चली जाए, तो ये थीटा 90 डिग्री बन जाएगा यार। तो थीटा बराबर 90 पर जो कॉम्पटन शिफ्ट है यानी कि लैम्डा डैश माइनस लैम्डा है जो, वो आएगा 0.0242 एंगस्ट्रॉम। इसी को हम कॉम्पटन वेवलेंथ भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज कॉम्पटन वेवलेंथ। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, वैसे तो 7 नंबर में क्वेश्चन आता है बड़ा क्वेश्चन इसका, लेकिन 2 नंबर में पूछ सकता है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आती है इस फॉर्मूले पे, थीटा बराबर 180 डिग्री, तो डेल्टा लैम्डा इक्वल टू 0.0484 एंगस्ट्रॉम, मैक्सिमम चेंज है वेवलेंथ में, यानी कि इधर से आई, ये भी इधर से आई थी, इधर से आई थी, इधर को चली गई, तो मैक्सिमम चेंज आया, बस इस इलेक्ट्रॉन से टकराई थी, इस इलेक्ट्रॉन से टकराई। चलिए अभी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है। वहां एक 2 नंबर का क्वेश्चन कहता है कई बार कॉम्पटन इफेक्ट कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड विद विजिबल लाइट। भाई कॉम्पटन इफेक्ट विजिबल लाइट में क्यों ऑब्जर्व नहीं होता, क्योंकि भैया विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है वो बहुत बड़ी है। एक्सरे की वेवलेंथ है 1 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम के बीच में, तो 1 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ में जो मैक्सिमम चेंज आया है वो इतना आता है, 1 एंगस्ट्रॉम में मैक्सिमम चेंज आता है 0.0484 एंगस्ट्रॉम, तो ये डिटेक्टेबल है 1 एंगस्ट्रॉम के मुकाबले, 10 एंगस्ट्रॉम के मुकाबले। लेकिन मेरे पास जो ऑर्डिनरी लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट की वेवलेंथ है 5000 एंगस्ट्रॉम, तो 5000 एंगस्ट्रॉम के मुकाबले ये जो चेंज है ये बहुत माइन्यूट है, बहुत हल्का है, छोटा है, इसीलिए नहीं नजर आती वो, इसलिए उसमें चेंज नजर नहीं आता। ओके, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन पार्टिकल वन डायमेंशन बॉक्स। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन पार्टिकल वन डायमेंशन बॉक्स, इस पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है पार्टिकल वन डायमेंशन बॉक्स पे, तो उन्हें भी देख लेते हैं। एनर्जी वैल्यू निकलवाता है, क्या करता है वो, एनर्जी वैल्यू निकलवाता है, तो मेरे पास एनर्जी का रिलेशन होता है n2 वैल्यू सीधी सीधी सिंपल रखनी है, और आपको E1 लेनी है, E2 ले लेनी है, जो भी आपको चाहिए वो एनर्जी ले लेनी है। एनर्जी यदि आपने सारे एम के ऐसे में रखे हैं तो एनर्जी आएगी जूल में, और जूल को आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। बड़ी आसान प्रॉब्लम है, बहुत आसान प्रॉब्लम आती है, ये सब कराई हुई है RS अकेडमी AKTU के ऐप पे मैंने सारी करवा रखी है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं इनको, ठीक है। मतलब 3 देखिए, N दे देगा, H दे देगा, M दे देगा, A दे देगा, EN पूछेगा आपसे, यानी कि E पूछेगा आपसे एनर्जी 1 की 2 की, या फिर डिफरेंस दोनों का। देखो यहां डिफरेंस पूछा है, हैज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड 2 एनर्जी लेवल्स, तो E2 माइनस E1 पूछा है, 112.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया।
और कभी भी सुनो, कभी भी आपको E1 निकाल लेना है और E2 जब फाइंड आउट करोगे या E3 जब फाइंड आउट करोगे तो उस फॉर्मूले से मैं जानता हूं En इजक्वल टू n स्क्वायर टाइम्स E1, तो मेरे पास हो जाएगा, जैसे मान लीजिए E2 निकालना है तो E2 इक्वल टू कितना आएगा मेरे पास 2 का स्क्वायर E1, तो यानी कि E2 इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा 4 टाइम्स E1। तो यहां से आपको लेके आनी है, कभी भी आपको डायरेक्ट नहीं, आपको केवल और केवल एक ही एनर्जी निकालनी है बच्चे। E1 निकाल लो, उसके बाद E2 E3 जो भी फाइंड आउट करनी है इस फॉर्मूले से कर लो। मेरा फॉर्मूला आपको E3 फाइंड आउट करनी है तो E3 इक्वल टू 9 टाइम्स E1। तो यहां E2 निकालनी थी तो E1 इतनी थी, E2 निकालनी थी तो 2 का स्क्वायर कर दी और E1 रख दिया यहां डायरेक्ट, तो इतनी आ गई। अब E2 माइनस E1 निकालनी है, वो निकाल दी मैंने। ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट्स शुरू करते हैं फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में सबसे पहले हमें कुछ बेसिक लॉज जो हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, उन्हें जानना होता है। जैसे कि 1820 में ऑक्सफोर्ड ने बताया कि यदि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, तो उन्होंने इस टाइप से बताया। ठीक है, तो ये सब चीजें उसमें है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से, कितना टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वो इनकी बेसिक नॉलेज जो है हमें होनी चाहिए। तो मैंने वहां नोट्स में, मेरे जो नोट्स हैं ऐप पे RS Academy AKTU पर जो मेरा ऐप है उस पर जो नोट्स हैं उसमें सारी इंफॉर्मेशन है इसके बारे में। जैसे कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, 3 टाइप की चार्ज डेंसिटी होती है। उसके बाद फिर ये इंपॉर्टेंट है बड़ा बेसिक कि डेल ऑपरेटर, लैप्लासियन ऑपरेटर, ये ऑपरेटर जो है बड़े इंपॉर्टेंट है, तो इनको थोड़ा सा देख लीजिए। डेल बराबर आई डेल अपॉन डेल एक्स, डेल जे डेल अपॉन डेल वाई, के डेल अपॉन डेल जेड। डेल ऑपरेटर ये 3 डायमेंशनल वेक्टर ऑपरेटर है। लैप्लासियन ऑपरेटर जो है वो भी 3 डायमेंशनल, वो लैप्लासियन ऑपरेटर भी एक 3 डायमेंशनल ऑपरेटर है, लेकिन सॉरी 3 डायमेंशनल नहीं है, ये एक्चुअल में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर है, क्योंकि इसमें डायमेंशन नहीं आती, आई जे के इसमें नहीं आता, ये डेल डॉट डेल होता है। ठीक है, तो एक मैथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं, जैसे कर्ल ए, कर्ल के बारे में बताया, कर्ल ए बराबर डेल क्रॉस ए, डाइवर्जेंस डेल डॉट ए, ग्रेड ऑफ फाई, ग्रेड डेल इनटू फाई। और तो ये इस टाइप के कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स बताए हैं, डिफाइन किए हैं। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है, 7 नंबर का क्वेश्चन। तो गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम पूछी भी ना जाए तो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में चाहिए। गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम सरफेस इंटीग्रेशन को वॉल्यूम में कन्वर्ट करती है, स्टोक्स थ्योरम लाइन इंटीग्रल को सरफेस में कन्वर्ट करती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है बेसिक लॉ ऑफ EMT। बेसिक लॉ जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के 4 बेसिक लॉ है, चारों के चारों में लिखे हुए हैं। गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का नियम, भाई फाई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डॉट ds इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इंपॉर्टेंट भैया, इन्हें याद कर लेना, रट लेना इनको, याद रखो। गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर चुंबकत्व में गॉस का नियम, फाई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन b डॉट ds इक्वल टू 0। फ्रेडल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, E इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन E डॉट dl इक्वल टू माइनस के d5e अपॉन dt। एम्पियर सर्कुलर लॉ, एम्पियर का परिपथ का नियम, क्लोज्ड इंटीग्रेशन b डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I। ये 4 लॉ हैं बेसिक लॉ, इन्हीं से सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी चलती है आगे। बस एम्पियर्स लॉ में थोड़ा सा चेंज करते हैं, एम्पियर्स लॉ में चेंज किया था थोड़ा सा मैक्सवेल ने, और उसके बाद चारों नियम दे दिए थे। तो बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये रहे, मैंने इनकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है। क्लोज इंटीग्रेशन फाई ई डॉट ds इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको इसकी डेफिनेशन बनानी है, तो क्या कहेंगे, इधर से चलेंगे, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अराउंड ए क्लोज्ड सरफेस एरिया, अराउंड ए क्लोज्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द नेट सरफेस। कहानी खत्म। तो इस तरीके से आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं, सारों की डेफिनेशन बनाना इनकी। ठीक है, चारों की डेफिनेशन नोट कर लोगे। उसके बाद आता है बेसिक लॉ ऑफ EMT, ये डिफरेंशियल फॉर्म में है। डेल डॉट इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0, डेल क्रॉस इज इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I।
बेसिक लॉ इस टाइप से कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताया मैंने, मैग्नेटिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट ds इज इक्वल टू 5e क्लोज इंटीग्रेशन d डॉट ds इज इक्वल टू 5e और काई करंट i इज इक्वल टू होता है क्लोज इंटीग्रेशन j डॉट ds। चलिए मैथमेटिकल टूल्स बताया इसने, कर्ल किसी वेक्टर का, डाइवर्जेंस किसी वेक्टर का और ग्रेडियंट किसी स्केलर क्वांटिटी का। तो ग्रेडियंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी का होता है, लेकिन उसका जो आउटपुट आता है वो वेक्टर आता है। देखो आउटपुट लिखा हुआ है वेक्टर 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 स्केलर और वेक्टर इस तरीके से। एक ये डेल डॉट डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू डेल डेल डॉट ए माइनस डेल स्क्वायर ए, इस टाइप से। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी की जो इक्वेशन है वो आई इज इक्वल टू जे डॉट ds। भाई करंट की दो डेफिनेशन होती है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जे डॉट ds और आई इज इक्वल टू माइनस के डी को अपॉन dt, दोनों को बराबर रख दो, दोनों को बराबर रख दिया जे डॉट ds और माइनस के डी अपॉन dt। क्यू था यहां, तो क्यू को मैंने क्या कह दिया, मैं जानता हूं क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन रो dv है, क्यू बराबर तो मेरे पास आ गया क्लोज्ड इंटीग्रेशन जे डॉट ds इज इक्वल टू ये टर्म, इधर सरफेस पर इंटीग्रेशन है इधर वॉल्यूम पर इंटीग्रेशन है, तो गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई कर दो। मैंने गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई कर दी, इधर गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई कर दी, मेरे पास तुरंत आएगा डेल डॉट जे डीवी। इधर भी वॉल्यूम पर इंटीग्रेशन इधर भी वॉल्यूम पर इंटीग्रेशन, दोनों को इकट्ठा कर लो, दोनों को जैसे ही मैंने इकट्ठा किया तुरंत से मेरे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आ गई। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, दिस इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और यदि स्टेशनरी स्टेट है, यदि स्टेशनरी स्टेट है कि रो चेंज नहीं कर रहा है, तो डेल डॉट जे बराबर 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट करंट। अब डिस्प्लेसमेंट करंट की जो अवधारणा है, एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट करंट का मतलब है, क्योंकि हमारी जो करंट थी, जो ऑर्डिनरी करंट है, जो कंडक्शन करंट है, वो तो वायरों से होकर चलती है, वो तो जो सर्किट के वायर होते हैं उनसे होकर जाती है। लेकिन इस सर्किट में कहीं पर कोई कैपेसिटर लगा है, तो कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में परिपथ में कंटिन्यूटी नहीं हो पाती है। कंटिन्यूटी का मतलब है वहां पर कोई वायर थोड़े जुड़े हुए हैं, तो बिना वायर के करंट कैसे चलती है फिर, तो उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, यानी कि ये कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में होती है सब। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होने के कारण होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है वहां पर बड़ी तेजी के साथ, तो इसके बारे में बताया है, इसके बारे में बता दिया कि किस तरीके से ये कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट की 2 नंबर में पूछा, कई बार 2 नंबर में पूछा जाएगा, कई बार 3 नंबर का, कई बार 4 नंबर का, इस तरीके से मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 2 नंबर में ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट। तो कंडक्शन करंट I इज इक्वल टू होते हैं माइनस के डी क्यू अपॉन dt, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज कंडक्शन करंट, और डिस्प्लेसमेंट करंट ID इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट d phi अपॉन dt, चेंजिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स गिव्स डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू कंडक्शन करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट जो है कंडक्शन करंट के बराबर होती है। तो मैं यहां पर मेरे पास ये एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में इधर पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव, तो उसकी प्लेट के बीच में यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने देख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, जो डी अपॉन dt देख लिया मैंने, तो डी अपॉन dt इक्वल टू आ जाएगा डी अपॉन dt सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए था एक्चुअल में डी क्यू अपॉन dt, तो डी क्यू अपॉन dt आ गया मेरे पास, एप्सिलॉन नॉट है डी अपॉन dt आ गया पूरा। IC इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन dt, और IC बराबर क्या आ गया मेरे पास ID, क्योंकि ये तो ID है, कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में करंट ले रहा हूं मैं। चलिए नेक्स्ट, अब ये थोड़ा सा मैंने समराइज किया हुआ है मैक्सवेल इक्वेशंस एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। मैक्सवेल की इक्वेशन और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस मैंने समराइज किया हुआ है, डिफरेंशियल फॉर्म इधर लिख दिए, इंटीग्रेशन फॉर्म इधर उधर लिख दिए, तो बड़े आप बहुत आराम से इसको याद करना है। डेल डॉट इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डेल डॉट बी बराबर 0, डेल क्रॉस इज इक्वल टू माइनस का डेल बी अपॉन डेल टी, डेल क्रॉस इज इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस डेल डी अपॉन डेल टी। ये मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ है, इधर इंटीग्रेशन फॉर्म है इसकी, ये चारों इक्वेशंस थी। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सेकंड इक्वेशन मैंने बताई हुई है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ थर्ड, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फोर्थ, इस तरीके से। अब ट्राई मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म में मैक्सवेल की पहली इक्वेशन फाइंड आउट करनी है डिफरेंशियल फॉर्म में, इससे इंटीग्रल से, तो मतलब डिफरेंशियल फॉर्म में इंटीग्रल फॉर्म का मुझे पता होना चाहिए, तो इंटीग्रेशन ई डॉट ds इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन ई डॉट ds इक्वल टू इंटीग्रेशन रो dv अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वैल्यू रख दी मैंने इंटीग्रेशन रो dv, दोनों तरफ इंटीग्रेशन आ गया। अप्लाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम लगाओ, क्यों, क्योंकि इधर सरफेस पर इंटीग्रेशन है, इधर वॉल्यूम पर, दोनों को किस पर कर लो, वॉल्यूम पर कर लो, तो इधर हो जाएगा डेल डॉट ई
डीवी। इधर गोस के डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करोगे तो ये जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस बराबर इंटीग्रेशन डेल डॉट ही डीवी। ये रहा डाइवर्जेंस थ्योरम लगाते ही, तो ये बराबर आप यहां रख दोगे, तो मैंने यहां रख दी, और ये बराबर है 1/ε0 रो डीवी। तो दोनों को एक साइड में लिया, चूंकि वॉल्यूम पर इंटीग्रेशन आप इकट्ठा कर लिया, तो डेल डॉट ई माइनस के रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट डीवी बराबर 0। तो यहां से मैं जैसे लेके आया तो डेल डॉट ई बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज क्या है, डेरिवेशन ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म। डिफरेंशियल फॉर्म में मैक्सवेल इक्वेशन का डेरिवेशन है इंटीग्रल फॉर्म से। आप इंटीग्रल से डिफरेंशियल में भी कर सकते हैं, इसका रिवर्स भी कर सकते हैं। तो ये चारों के चारों आपको कर लेने हैं इसी तरीके से। पहले दो में क्या लगेगी, गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम, बाद के दो में क्या लगेगी, स्टोक्स की थ्योरम। चलिए नेक्स्ट, ये सेकंड का है डेरिवेशन, ये थर्ड का है डेरिवेशन, ठीक है। चलिए ये फोर्थ वाली का है डेरिवेशन। मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म, मैक्सवेल की पहली इक्वेशन इंटीग्रल फॉर्म में वही पहले। अब इस बार आप डिफरेंशियल लेकर चल पड़े, इंटीग्रल में चाहिए तो इंटीग्रेट करो इसे। अब इंटीग्रेट कहां करना है, सरफेस पर करना है, वॉल्यूम पे करना है, लाइन पे करना है, अब हमें तो नहीं पता। तो मेरे डिटेल्ड लेक्चर जो वहां है वीडियो में, तो उसमें मैंने बहुत इजी वे में, इतने इजी वे में समझाया है इसको कि ये बिल्कुल मलाई है, आपकी उंगलियों पर नाचेगी। मैक्सवेल इक्वेशंस आपकी उंगलियों पर नाचेगी, जैसे मेरी ये इक्वेशंस मेरी उंगलियों पर नाचती है, ऐसे आपकी भी उंगलियों पर नाचेगी। वहां से आप ऐप डाउनलोड करिए, और ऐप में आपको सीधे बड़े बहुत उसमें मैंने कूपन लगवाए हुए हैं, और वो बड़े इजी वे में आप वहां से लेक्चर अटेंड करिए, यदि आपको ब्रीफली चाहिए बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट, ये चारों इक्वेशंस है। हाँ ये वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 नंबर का पूछा जाएगा। मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस। मैक्सवेल इक्वेशन फ्री स्पेस में बताइए कि उसकी वेलोसिटी ये होती है c = 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट की पावर 1/2। तो मैक्सवेल इक्वेशंस मैंने पहले लिख ली, मैक्सवेल की डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने लिख ली, चारों इक्वेशंस डिफरेंशियल फॉर्म में। अब हमेशा मैं मैक्सवेल की इक्वेशन लिखता हूं तो मैं ऐसे चलता हूं, ई बी डेल डॉट ई डेल डॉट बी डेल क्रॉस ई डेल क्रॉस बी। ठीक है भैया, ये लिखने का तरीका है बच्चों, इतना तो लिख ही लोगे, डेल डॉट ई डेल डॉट बी डेल क्रॉस ई डेल क्रॉस बी। भाई मैं तो सबसे पहले ऐसे ही लिखता हूं हमेशा, और यहाँ ये ओपन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ 0, यहाँ माइनस का डेल बी अपॉन डेल टी, यहाँ म्यू नॉट जे प्लस डेल डी अपॉन डेल टी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, मैक्सवेल की चारों इक्वेशन लिख ली। उसके बाद अब फ्री स्पेस की कंडीशन लगाओ साहब, डी बराबर एप्सिलॉन नॉट ही होता है, बी बराबर म्यू नॉट एच होता है इसमें। फ्री स्पेस में रो बराबर 0 है, जे बराबर 0 है, ये रहा। तो फ्री स्पेस के लिए रो बराबर 0, जे बराबर 0 उन चारों इक्वेशन में लिख दो, और चारों इक्वेशन को मॉडिफाई फॉर्म में लिख लो, लिख ली मैंने। अब मैं जानता हूं कि ये इक्वेशन में ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन बी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, बी मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर कहलाता है। तो मुझे इसे मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट करना है, तो बी बराबर म्यू नॉट टाइम्स एच, तो म्यू नॉट से कट गई म्यू नॉट, तो डेल क्रॉस एच बराबर डेल डी अपॉन डेल टी आ गया, डेल क्रॉस एच इक्वल टू डेल डी अपॉन डेल टी। इस इक्वेशन का कर ले लो, या तो इसका कर ले लो या इसका ले लो। इक्वेशन नंबर 3 का कर ले लिया, मैंने कर जैसे मैं लेके चला, तो मेरे पास वेक्टर आइडेंटिटी मैंने लगाई, तो वेक्टर आइडेंटिटी मैंने यहां लगाई, मेरी वेक्टर आइडेंटिटी लगाई मैंने, तो मेरे पास इक्वेशन आई माइनस का डेल स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू अपॉन डेल टी स्क्वायर। इधर भी सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, इधर भी सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो मेरे पास एक इक्वेशन बन गई, डेल टू इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू अपॉन डेल टी स्क्वायर। दिस इज वेव इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। यही इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वेव इक्वेशन है। मैग्नेटिक फील्ड के लिए लानी है इक्वेशन, तो बिल्कुल सेम यही एक्सप्रेशन है। मैग्नेटिक फील्ड वाली में चौथी इक्वेशन का कर लो ऐसे कल, लेकिन हम उसे करते नहीं है, सिमिलर लिख देते हैं। सिमिलरली फॉर मैग्नेटिक फील्ड के लिए डेल स्क्वायर एच इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड के लिए डेल स्क्वायर एच इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू एच अपॉन डेल टी स्क्वायर हो गया। ये फ्री स्पेस के लिए आ गई। अब इस इक्वेशन की जनरल इक्वेशन से तुलना कर दो, कंपेयर कर दो, डेल स्क्वायर साइज इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर डेल टू साई अपॉन डेल टी स्क्वायर। तो कहता है वेयर साई इज द वेव फंक्शन व्हिच हैज वेलोसिटी v कंपेयर टू इट्स इक्वेशन 9 विद 7 की 9 के साथ कंपेयर कर दो, तो 1 अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो v बराबर मेरे पास क्या था, c आ गया, v बराबर, ठीक है। तो यहां से 1 अपॉन वी स्क्वायर था, तो वहां क्या था, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब v बराबर अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, जैसे इसकी वैल्यू रखी मैंने, तो v बराबर c के आ गया। तो इसका मतलब 1 अपॉन वी स्क्वायर बराबर कितना आया,
1/v² बराबर 1/c²। तो इस टाइप से मेरी इक्वेशन जो बनेगी वो बन गई del 2 इज इक्वल टू 1/c², del 2 del t²। तो सिमिलरली एच वाली इक्वेशन भी आ गई। यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन है फ्री स्पेस के लिए, ई और एच के लिए, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के लिए। अब इसको कहता है कि इसको दिखाओगे ट्रांसवर्स नेचर की है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनेगा, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ एम वेव। इसी क्वेश्चन, वो जो पिछले वाला मैंने क्वेश्चन कराया, इसी क्वेश्चन के पीछे लग के आएगा ये क्वेश्चन 7 नंबर का। बहुत बार 7 नंबर के बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको 7 नंबर में फिर इसके उसके साथ यही क्वेश्चन लगा ऐसे करना। ये यहां तक मुझे याद है, d2 is equal to 1/c², d2 upon dt², और del square h is equal to 1/c², d2h upon dt²। तो ये क्वेश्चन मुझे याद है, इनका सॉल्यूशन और लिख लो। सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ERT is equal to E naught e की पावर I k dot r minus omega t। ये सॉल्यूशन मैंने वहीं से लिखा है इंस्पायर होके। कहां से? जनरल वेव इक्वेशन ये रही। सॉल्यूशन ऐसे लिखता था, psi xt ये रहा। अब psi को मैंने E में रिप्लेस कर दिया, तो E बराबर A को E नोट कर दिया, सेम सॉल्यूशन लिख रखा है। लिखने का तरीका बताया वहां सॉल्यूशन को। तो मेरे पास आ गया ये K की वैल्यू देख ली मैंने, तो मैंने कहा कि कोई इसमें एंगुलर पार्ट नहीं है, तो डेल इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल आर होगा। मैंने कहा डेल अपॉन डेल आर ई इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल आर ई नोट ई की पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। इसका डिफरेंशिएट करके देख लिया मैंने, डेल अपॉन डेल आर करके, डेल अपॉन डेल आर बराबर आई के आ गया मेरे पास। अब डेल ई अपॉन डेल टी करके देख लूंगा, तो डेल अपॉन डेल टी ऑपरेटर की वैल्यू ले लूंगा। मैंने दो ऑपरेटर की वैल्यू ली, डेल अपॉन डेल आर ऑपरेटर की, डेल अपॉन डेल टी ऑपरेटर की। आप कहोगे जी आपने दो ही ऑपरेटर की वैल्यू क्यों ली? बेटे मैंने इसलिए ली क्योंकि ई जो है आर और टी का ही फंक्शन है, तो डेल ई अपॉन डेल आर किया मैंने, डेल ई अपॉन डेल टी किया मैंने। याद रखने वाली बात है बस, मैंने वहां बताई है डिटेल्ड स्ट्रक्चर में। ये रहा। अब मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन ले लो, डेल डॉट बी बराबर, नहीं पहले ये वाली लो। मैक्सवेल की पहली इक्वेशन ली, डेल डॉट ई बराबर 0, तो के डॉट ई बराबर 0 आ गया मेरे पास। डेल डॉट बी बराबर 0 में के डॉट एच बराबर 0 आ गया। मैक्सवेल की तीसरी इक्वेशन लेते ही मेरे पास डेल क्रॉस, मेरे पास आ गया के क्रॉस ई इक्वल टू आई के क्रॉस इक्वल टू माइनस म्यू नॉट डेल एच अपॉन डेल टी, यानी कि के ई इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ओमेगा एच। इसका मतलब है भैया कि ई जो है वो के और ई जो है इसके परपेंडिकुलर है एच, रिलेशन बिटवीन ई एंड एच, ई और एच के बीच में रिलेशन। तो ई और एच के बीच में रिलेशन, के ई बराबर म्यू नॉट ओमेगा टाइम्स एच, ई अपॉन एच इक्वल टू म्यू नॉट ओमेगा अपॉन के, तो ई बराबर म्यू नॉट सी आ गया मेरे पास। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस। यही कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस कहलाता है। ये रहा, ये अपॉन एच, इसकी वैल्यू है 376.77 ओम, यहां मैंने कैलकुलेट भी किया है। तो कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस की जो वैल्यू होगी वो होगी 376.77 ओम। चलिए साहब, तो यहां जाकर के क्वेश्चन कंप्लीट होता है 7 नंबर का। बहुत बड़े बड़े लेंथी क्वेश्चंस आते हैं ऐसे। उसके बाद है पॉइंटिंग थ्योरम। पॉइंटिंग थ्योरम डिस्कस करो। पॉइंटिंग थ्योरम क्या कहता है? पॉइंटिंग थ्योरम है डिस्क्राइब द पॉइंटिंग, डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ एनर्जी ऑफ पावर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यदि कोई भी प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मीडियम में चलती है या किसी फ्री स्पेस में चलती है तो अपने साथ कुछ एनर्जी को कैरी करती है, तो उस एनर्जी के संदर्भ में ये पॉइंटिंग थ्योरम कहलाती है। तो हमें मैक्सवेल की तीसरी और चौथी इक्वेशन लेके चलनी है, तो तीसरी इक्वेशन लिख ली मैंने, चौथी इक्वेशन लिख ली, और चौथी इक्वेशन को मैं वैसे ही किसकी फॉर्म में करूंगा? एच की फॉर्म में, बी से एच में कन्वर्ट करके लिया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया? डॉट प्रोडक्ट कर दिया, पहली इक्वेशन का एच के साथ, दूसरी का ई के साथ, और दोनों को क्या कर दिया मैंने? घटा दिया। घटाने के बाद मेरा जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट ये आ गया। अब फिर मैंने एक वेक्टर आइडेंटिटी यूज कर ली, वेक्टर आइडेंटिटी यूज करके मैं आगे पहुंचा, तो मेरे पास कुछ इस टाइप का रिलेशन आ गया रीअरेंज करने के बाद। अब मैं इस टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूं, ई डॉट डेल डी अपॉन डेल टी। इसे मैं यदि अंदर लेके जाऊं तो क्या होगा? तो 1/2 बाहर आना पड़ेगा। मेरे पास है ई डॉट डेल डी अपॉन डेल टी इक्वल टू 1/2 डेल अपॉन डेल टी ई डॉट डी। ये मैंने सोल्व किया हुआ वहां बहुत अच्छे तरीके से, और ऐसे ही फिर मैं दूसरी टर्म की वैल्यू रख लूंगा। तो इन दोनों टर्मों की वैल्यू में 8 और 9 से हाँ ऊपर रख दूंगा, तो मेरे पास रिलेशन आएगा ये। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट पे कहां करूं? तो डेल डॉट समथिंग आया हुआ है,
तो मैं वहीं जाऊंगा। तो इसका मतलब मुझे वॉल्यूम पे इंटीग्रेट करना है साहब। वो उसकी डाइवर्जेंस थ्योरम ने बता दिया मुझे कि यदि डेल डॉट कोई वेक्टर टाइप की टर्म आ रही हो तो उसको हम इंटीग्रेट जो करते हैं तो हम क्या करते हैं इंटीग्रेट उसको, तो हम उसको इंटीग्रेट करते हैं वॉल्यूम पे। तो मैंने वॉल्यूम पे इंटीग्रेट कर दिया इसको, वॉल्यूम पे इंटीग्रेट करके फिर मैंने गॉस की थ्योरम अप्लाई कर दी, क्योंकि मैं जिस थ्योरम को देख के इंटीग्रेट करता हूं मैं हमेशा उसी थ्योरम को अप्लाई किया करता हूं। तो मैंने गॉस की थ्योरम अप्लाई कर दी, तो गॉस की थ्योरम इसको क्या कर देगी, सरफेस में कन्वर्ट कर देगी, सरफेस में कन्वर्ट कर दिया तो ई क्रॉस एच को मैं कहता हूं ये दिस इज पॉइंटिंग वेक्टर, दिस इज पॉइंटिंग वेक्टर, दिस इज पॉइंटिंग थ्योरम और ये पॉइंटिंग वेक्टर है ई क्रॉस एच। फर्स्ट हम जो राइट हैंड साइड की है वो है ई डॉट जे, यानी करंट के द्वारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है उसका ट्रांसफर जो हुआ है उसको रिप्रेजेंट करती है, और दूसरी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो जो एनर्जी है उसके फ्लो को प्रदर्शित करती है। और जो माइनस के इंटीग्रेशन ई क्रॉस एच डॉट डीएस है वो टोटल फ्लो ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और इसको हम पॉइंटिंग वेक्टर भी कहते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। क्या रिप्रेजेंट करती है? इट रिप्रेजेंट्स द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जिस तरीके से हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट करती है, ऐसे ही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा कभी भी, 2 नंबर में आता है, बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर कहता है पॉइंटिंग थ्योरम क्या क्या बताओ, पॉइंटिंग थ्योरम बताओ, ओ सॉरी पॉइंटिंग वेक्टर बताओ क्या है, और फिर यूनिट बताओ, डायमेंशन बताओ। बड़े आसानी से भाई, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है एस इक्वल टू ई क्रॉस एच। तो एनर्जी जूल, एरिया टाइम मीटर स्क्वायर, टाइम सेकंड, तो जूल अपॉन सेकंड को वाट कहता हूं तो वाट अपॉन मीटर स्क्वायर आ गया। तो एनर्जी मैंने कहा एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2 अपॉन एल स्क्वायर इनटू टी, एल स्क्वायर से कट गया एल स्क्वायर, तो एम टी की पावर माइनस के थी आ गई इसकी डायमेंशन। तो कई बार 2 नंबर का क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको भी अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन कंडक्टिंग मीडियम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंडक्टिंग मीडियम में अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन आता है। तो कंडक्टिंग मीडियम के लिए क्या है, पहले वही चारों इक्वेशन लिख ली, फिर कंडक्टिंग मीडियम वाली कंडीशन लिख ली। रो बराबर 0 होता है कंडक्टिंग मीडियम में, लेकिन जे बराबर सिग्मा ही होता है, ओम्स लॉ। क्योंकि कंडक्टिंग मीडियम में क्या होती है, कंडक्टिविटी होती है, करंट होती है साहब, तो जे बराबर सिग्मा ही होगा। तो यहां मैंने जे बराबर सिग्मा ही रख दिया चौथी इक्वेशन में, पहली इक्वेशन में 0 रख दिया ये। तो चारों इक्वेशन मैंने फॉर्म कर ली, चारों इक्वेशन बना ली। तो उसके बाद मैंने फिर से वही रूल अप्लाई करूंगा मैं, जैसे मैंने मैक्स वाली इक्वेशन में फ्री स्पेस किया था, मैंने तीसरी इक्वेशन का कर्ल ले दिया या चौथी का कर्ल ले दिया। तो मैंने तीसरी का कर्ल लिया, टेकिंग कर्ल तीसरी का कर्ल लिया, फिर उसको वेक्टर आइडेंटिटी लगाई वहां पे, और डेल स्क्वायर ई बराबर म्यू डेल अपॉन डेल टी डेल क्रॉस एच मैंने करके लिया। मेरे पास जो इक्वेशन आई, डेल स्क्वायर ई इक्वल टू म्यू सिग्मा डेल अपॉन डेल टी प्लस म्यू सिग्मा डेल टू अपॉन डेल टी, इसका टाइप क्या है इस बार। तो ऐसी एच वाली इक्वेशन में सिमिलर लिख लूंगा, जहां पर ई है वहां पर बस एच रिप्लेस कर दूंगा, मैंने कर दिया। तो इस टाइप का ग्राफ बना दिया मैंने। ई वेक्टर ऊपर है यानी कि एक्स एक्स में, एच वाई में है, और जेड में वेव जा रही है साहब, मैंने बताया इसको। तो मेरे पास जो इक्वेशन है डेल टू ई एक्स अपॉन डेल जेड स्क्वायर बराबर ई बन गई, क्योंकि ई एक्स में है और एच वाई में है, तो डेल टू एच वाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर बन गई। तो फिर मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है हार्मोनिकली, तो इसका मतलब है ई एक्स बराबर ई नोट ई की पावर आई ओमेगा टी होगा। इसका 2 बार डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू इसके टी के रेस्पेक्ट में, तो मैंने 2 बार इसका डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू टी, तो मेरे पास आया माइनस के ओमेगा स्क्वायर ई एक्स। एक बार किया तो आया आई ओमेगा ई एक्स, यहां वैल्यू पुट कर दी। तो मेरे पास ई वाली जो इक्वेशन बनी वो बनी डेल टू ई एक्स अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू दिस। रीअरेंज करता चला है तो मेरे पास डेल टू एक्स अपॉन डेल जेड स्क्वायर बराबर आई ओमेगा आई म्यू ओमेगा सिग्मा प्लस आई ओमेगा एप्सिलॉन ई एक्स बन गई इक्वेशन। नाउ द इक्वेशन ये बन गई, इसे मैंने गामा स्क्वायर कह दिया, इस बार छोटी टर्म ले ली इसकी जगह। तो गामा स्क्वायर इक्वल टू आई ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस आई ओमेगा एप्सिलॉन, गामा बराबर इसकी पावर 1/2, और गामा जो है वो अल्फा प्लस आई बीटा की फॉर्म का है, यानी कि उसमें रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है, यानी कि वो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। तो डेल स्क्वायर इक्वल टू डेल टू अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू गामा स्क्वायर। ऐसी एच वाली इक्वेशन आएगी, इसका सॉल्यूशन लिख लिया, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन ई बराबर, अब सॉल्यूशन इसका उसी तरीके से लिखा जाता है, ई बराबर ई जीरो, और यहां ई की पावर माइनस के ओमेगा टी माइनस बीटा जेड कर दिया, और ई की पावर के साथ ई जीरो के साथ मैंने ई की पावर माइनस के अल्फा एक्स रखा है, क्योंकि एम्पलीट्यूड जब कोई भी वेव कंडक्टिव मीडियम में जाएगी तो उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता चला जाएगा और वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा, इसीलिए ई की पावर माइनस के अल्फा एक्स अपनी तरफ से इसमें जोड़ा है हमने, ये याद रखना है आपको माइंड में कंडक्टिव मीडियम के लिए। मेरे पास आ गया ई बराबर ई जीरो ई की पावर माइनस के अल्फा एक्स कोस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड। गुड कंडक्टर के लिए बताया उसने, गुड कंडक्टर के लिए सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1 होगा। क्यों? क्योंकि सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी गुड कंडक्टर के लिए, तो ये कंडीशन होगी।
मैंने बताया कंडक्टिंग मीडियम के लिए इस तरीके से। तो यदि अल्फा पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इसको हम कहेंगे क्या, यदि अल्फा पॉजिटिव क्वांटिटी है मेरे पास, तो अल्फा इज पॉजिटिव क्वांटिटी, देन इट इज कॉल्ड एटेन्यूएशन कोएफिशिएंट। तो ये एटेन्यूएशन होगा क्योंकि अल्फा पॉजिटिव है और e की पावर माइनस के अल्फा x है, तो नेगेटिव रहेगा टोटल कुल मिला के, तो इसका मतलब वो डिक्रीज होता चला जाएगा। दिस इज एटेन्यूएशन कांस्टेंट। यदि अल्फा नेगेटिव है तो ये नेगेटिव से नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये गेन कोएफिशिएंट कहलाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है। एटेन्यूएशन कांस्टेंट जो है कहता है एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सरफेस इज गिवन बाय E बराबर E नॉट e की पावर माइनस के अल्फा x। मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो किसी मीडियम में प्रोपेगेट करती है तो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज होता है डिस्टेंस के साथ मीडियम में। इस फिनोमेनन को हम एटेन्यूएशन कहते हैं साहब। तो E बराबर E नॉट e की पावर माइनस के अल्फा x, तो मेरे पास अल्फा बराबर है, अब अल्फा है एटेन्यूएशन कांस्टेंट और इसे इस तरीके से डिफाइन किया गया है। ये आपको रटना है, याद करना है, रखना है हमेशा याद इसको, क्योंकि इस पर कई प्रॉब्लम बेस आती है। तो अल्फा बराबर ओमेगा सिग्मा म्यू एप्सिलॉन अपॉन 2 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर की पावर हाफ माइनस 1 होल रेज़ टू द पावर हाफ। चलिए नेक्स्ट, स्किन डेप्थ क्या करता है? डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इज डिफाइंड एज स्किन डेप्थ, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिड्यूसेस टू 1 अपॉन e टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, इट्स पीक वैल्यू। यानी कि वह डिस्टेंस जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी प्रारंभिक और या अपनी उच्च मात्रा का 1 अपॉन ई टाइम्स रह जाए, तो E बराबर E नॉट e की पावर माइनस के अल्फा x। तो x बराबर मैंने वो डिस्टेंस डेल्टा मान ली, मैंने मान लिया x बराबर डेल्टा पर वो जो E है वो अपने मैक्सिमम मान का 1 अपॉन ई टाइम्स रह जाता है। तो E बराबर E नॉट अपॉन ई, x बराबर डेल्टा पर, तो E नॉट अपॉन ई इक्वल टू ई नॉट, तो ई नोट से कट गई नोट, तो मेरे पास आया अल्फा डेल्टा इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा, यानी कि डेल्टा बराबर 1 अपॉन एटेन्यूएशन कांस्टेंट। कभी भी हम डायरेक्ट डेल्टा को डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं करते, स्किन डेप्थ तो हम कभी भी डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं करते। हम हमेशा स्किन डेप्थ के लिए क्या करते हैं, हम हमेशा स्किन डेप्थ के लिए एटेन्यूएशन कांस्टेंट को फाइंड आउट करते हैं और उसको उल्टा कर देते हैं, तो हमें स्किन डेप्थ मिल जाती है बच्चे। चलो नेक्स्ट, स्किन डेप्थ कह रहा है गुड कंडक्टर के लिए, दिखाइए कि गुड कंडक्टर के लिए स्किन डेप्थ जो है फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। तो मेरे पास गुड कंडक्टर वाली कंडीशन है अभी बताई थी, और एटेन्यूएशन कांस्टेंट है अल्फा। मैंने बताया स्किन डेप्थ में कभी भी स्किन डेप्थ को डायरेक्ट नहीं छेड़ूंगा, स्किन डेप्थ एटेन्यूएशन कांस्टेंट को लेके आऊंगा मैं, और फिर एटेन्यूएशन कांस्टेंट का उल्टा होता है स्किन डेप्थ। तो एटेन्यूएशन कांस्टेंट का मुझे पता है, तो इसमें मैंने वैल्यू रखी इसकी और वैल्यू रखी, तो ये एक के रेस्पेक्ट में काफी बड़ा है तो एक को छोड़ दिया, फिर इस एक के रेस्पेक्ट में काफी बड़ा है तो इसको भी छोड़ दिया, तो जो भी बन गया उसको मैं बनाता चला गया इस तरीके से। देखिए तो मेरे पास डेल्टा बराबर स्किन डेप्थ बराबर आई, यहां मेरे पास डेल्टा बराबर आया, यहां अल्फा बराबर आया मेरे पास म्यू ओमेगा सिग्मा अपॉन 2 की पावर हाफ। ये अल्फा क्या होता है? एटेन्यूएशन कांस्टेंट। इसका उल्टा कर दो तो क्या बन जाएगा? स्किन डेप्थ। तो स्किन डेप्थ बराबर हो गया 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू 2 अपॉन म्यू एप्सिलॉन 2 अपॉन म्यू ओमेगा सिग्मा की पावर हाफ। ये रहा। अब बस ओमेगा बराबर मैं जानता हूं, ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू, तो 2 से कट गई 2, तो 1 अपॉन म्यू पाई सिग्मा न्यू की पावर हाफ। तो स्किन डेप्थ जो है गुड कंडक्टर की वो किस पर डिपेंड करती है? वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, न्यू पर। कहता है कि स्किन डेप्थ पुअर कंडक्टर के लिए स्किन डेप्थ जो है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती। इसका उल्टा प्रूफ करना है तो उल्टे के लिए भी वहीं से चलना है लेके रिलेशन, लेकिन उल्टे के लिए चूंकि इसकी वैल्यू जो है 1 से बहुत कम है तो इसे एक्सपोनेंट इसे खोलेंगे हम पावर में, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, और 1 से यहां 1 कटेगा तो यहां ये टर्म बचेगी, और जब ये टर्म बचेगी तो अंदर ओमेगा जब जाएगा तो ओमेगा की जो पावर इस ओमेगा स्क्वायर होके जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कट जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी आने का तो कोई चक्कर है ही नहीं। देखो ये रहा, ये ओमेगा अंदर चला गया, ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कट गई, तो फिर यहाँ फ्रीक्वेंसी आएगी ही नहीं। तो स्किन डेप्थ बराबर डेल्टा अपॉन 1 अपॉन डेल्टा बराबर 1 अपॉन अल्फा आ जाएगा, तो डेल्टा बराबर 2 अपॉन सिग्मा अंडर रूट म्यू अपॉन एप्सिलॉन हो गया। उसके बाद है ड्राइव कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम मैक्सवेल फर्स्ट लॉ। कूलम्ब्स का नियम मैक्सवेल के पहले नियम से मैंने वेरी इजीली आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये इक्वेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है ड्राइव इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फ्रॉम मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन। मैक्सवेल की चौथी इक्वेशन से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लेके आइए। तो मैक्सवेल की चौथी इक्वेशन देख ली मैंने, डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस डेल डी अपॉन डेल टी। मैक्सवेल की चौथी इक्वेशन देख ली, और इससे मुझे क्या लाना है? कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन में जे आता है मुझे पता है, लेकिन डेल डॉट जे आता है, तो इसका मतलब क्या करना है मुझे? इसका डेल डॉट क्या आता है? जे आता है, तो मैंने तो बी बराबर म्यू नॉट एच रख दिया पहले, तो म्यू नॉट से कट गई म्यू नॉट, तो डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे प्लस डेल डी अपॉन डेल टी आ गया। तो मुझे क्या करना है? इसका डाइवर्जेंस लेना है, टेकिंग
डाइवर्जेंस बल्कि एक ही बार काट देता हूं उसको मैं। टेकिंग द डाइवर्जेंस ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 का डाइवर्जेंस ले लो, तो डेल डॉट डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू डेल डॉट जे प्लस डेल डेल डी अपॉन डेल टी। बट वी नो दैट डेल डॉट एच इज इक्वल टू 0 होता है भाई, तो जी ये तो 0 आ गया इधर वाला, तो डेल डॉट जे बराबर ये आ गया इसके, इसे इधर ले आया एक को मैं डेल डॉट। अब डेल और डेल अपॉन डेल टी दोनों इंटरचेंजेबल ऑपरेटर है, मैंने बता रखा है वहां आरएस एकेडमी एक ट्यू का, पर मैंने बताया बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। तो वहां से मैं क्या करूंगा, इंटरचेंज कर लूंगा और इंटरचेंज करके एक कोई साइड, दोनों को इस साइड में ले गया, तो डेल डॉट जे बराबर डेल डॉट जी प्लस डेल डॉट अपॉन डेल टी इक्वल टू 0 आ गया मेरे पास। दिस इज कंटिन्यूटी इक्वेशन, दैट्स इट। तो ये था, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है एमटी के ऊपर, तो इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी देख लो एक बार जरा। ये सिग्मा दे दिया इसने, एप्सिलॉन आर दे दिया, ई दे दिया, तो कहता है जेसी बताइए, तो जेसी बराबर मुझे पता है, जेसी बराबर क्या होता है, सिग्मा ई, ओम्स लॉ है, सीधे सीधे लगा दो। और जेडी, जेडी बराबर होता है डेल डी अपॉन डेल टी, तो जेडी बराबर एप्सिलॉन डेल ई अपॉन डेल टी, डी बराबर होता है एप्सिलॉन ई, तो यहां से मैंने जेडी निकाल ली। कहता है किस फ्रीक्वेंसी पर दोनों बराबर होंगे, तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर कर दिया, तो सिग्मा ई बराबर ओमेगा एप्सिलॉन ई, ई से ई कट गया, तो सिग्मा बराबर ओमेगा एप्सिलॉन आ गया, तो सिग्मा बराबर क्या है, नो 2 पाई एफ, ओमेगा बराबर क्या है 2 पाई एफ, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आ गया। यहां से मैं से कह सकता हूं दिस इज इक्वल टू ओमेगा बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, और ओमेगा बराबर है 2 पाई एफ। यहां से फिर डायरेक्टली यहां ले आया मैं इसको, ओमेगा बराबर है 2 पाई एफ, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन बराबर क्या होता है एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन ई, मैंने वैल्यू कैलकुलेट कर ली, मेरे पास इतनी आई, इतने हार्ड फ्रीक्वेंसी। पॉइंटिंग थ्योरम, पी दे दिया इसने, पॉइंटिंग वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दिया, पी दे दिया, आर दे दिया, कहता है कि एस बताइए साहब, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताइए, पावर दे दी इसने पी, पावर, तो हम जानते हैं पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, एस बराबर पावर अपॉन एरिया, तो पावर अपॉन एरिया, तो एस बराबर पी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, पी दे रखी है 4 पाई आर स्क्वायर रख दिया, तो मेरे पास पावर इतना आ गया वाट पर मीटर स्क्वायर। सीधे सीधे ऐसे बड़ी आसान प्रॉब्लम पूछता है, ये प्रॉब्लम बड़ी अच्छी है, इन्हें आप जाकर के ऐप में देखिए, क्योंकि इनमें से एक प्रॉब्लम आनी है इस बार इनमें से एक प्रॉब्लम आनी है, तो आप प्लीज ऐप को डाउनलोड करिए और ऐप में जाकर के इन प्रॉब्लम को समझिए, ढंग से समझिए इन प्रॉब्लम को, क्योंकि ये प्रॉब्लम बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक जैसी सारी प्रॉब्लम है, ये मैंने वहां करवाई हुई है ऐप में। चलिए, इसके डेप्थ के बारे में पूछ रहा है, इसके डेप्थ का तो सिंपल ही फॉर्मूला था, मैंने बताया था, डेल्टा इज इक्वल टू √2 अपॉन म्यू सिग्मा ओमेगा, तो यहां से आ जाएगा इसका, इस फॉर्मूले को भी आपको डायरेक्ट याद रखना है। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, ये आपका मैंने यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 कंप्लीट की है आरएस एकेडमी एकेटीयू के प्लेटफॉर्म पे, और ये जो है वन शॉट वीडियो था, ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने डिस्कस किया था। आपको डिटेल्ड वीडियो और डिटेल्ड आपको पढ़ना है, तो उसके लिए आपको आरएस एकेडमी एकेटीयू का जो हमारे पास, ये आप आरएस एकेडमी एकेटीयू जो है, आरएस एकेडमी एकेटीयू का आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, वहां से आरएस एकेडमी एकेटीयू के नाम का आप जो है ऐप डाउनलोड कर लोगे, और उस ऐप में फिजिक्स का अभी बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, मैंने उसको उस पर कूपन लगवाए हुए हैं, तो आप वहां से कूपन वो अप्लाई करके वहां से उसको परचेज कर सकते हैं, और उसको सारी जितनी भी डिटेल्ड वीडियो है, सारी वीडियो डिटेल्ड में आराम से धीरे से स्लोली पढ़ लोगे, क्योंकि अभी टाइम बहुत है एग्जाम में, और वीडियो पढ़ करके आराम से तैयारी करिए आप। ओके, ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स।